अच्छा जी, पहले तो ये बताएंगे कि F3 का पेपर जो दिया था हो गया ना, अच्छा उसमें कौन कौन सी वीकनेसेस थी ताकि दोबारा ना हो। सही, जो पता है वो बताएं, जितना याद है। एक कह रहे कंसोलिडेशन का इशू है थोड़ा सा, सही है। कंपनी अकाउंट्स, कंसोलिडेशन, कंपनी अकाउंट, कैश। और बताओ। हाँ सही है, प्रोविजन। अच्छा और बताओ, और कोई वीकनेस पता होगी तो पॉलिश करूंगा। पॉलिश क्या करूंगा। और बताओ, F3 दी, अच्छा कितना ड्यूरेशन हो गया ये बताओ, टाइम कितना हो गया। 4-5 मिनट, सही है। और कोई बहुत डिले हो गया हो जिसका, सही है, तब भी कोई बात, सही। टोटली पेपर जो है ना रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के ऊपर है। हमारी पिछली नॉलेज सिर्फ इतनी होनी चाहिए जितनी डेबिट क्रेडिट की परफेक्शन है, बस। अगर वो परफेक्ट है तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि हर बात दोबारा पढ़ानी है वैसे, सही है। छोटी मोटी बातें नहीं आती पेपर में, रिकंसिलेशन आ गया, कंट्रोल अकाउंट, टैक्सेस, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं। 28 स्टैंडर्ड, सही है। उसका हल्का सा ओवरव्यू F3 में देते हैं, 5 से 6 स्टैंडर्ड्स पढ़ा के। इसमें IS 10, 12 तो नहीं, 10 है, 8 है, 16 है, या प्रिसीशन वगैरह, भला हल्का सा ओवरव्यू देते हैं कि स्टैंडर्ड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है, सही है। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अब आप आ गए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यू मस्ट नो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फर्क क्या है ना। तो देखो, एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है मैनेजर, फर्क बताओ। नहीं पता। मैनेजर जो है एम्प्लॉयज को चलाता है, एम्प्लॉयज के अंडर में काम करता है। इसका मतलब क्लरिकल वर्क जो है एम्प्लॉय करता है, और चेक एंड बैलेंस और रिपोर्टिंग हायर अथॉरिटी से बात वो मैनेजर करेगा, सही। फिर उसके बाद बात आती है डायरेक्टर की, और डायरेक्टर के अंडर में मैनेजर होता है, सही। बेसिक अकाउंट एम्प्लॉय नहीं बना रहे थे। बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग एम्प्लॉय बना रहा था ना, हम एम्प्लॉय से ऊपर आ गए। F3 क्लियर हो गया ना, एम्प्लॉय से ऊपर आ गए। अब उतनी अकाउंटिंग तो हमें आती है। नाउ वी आर इन द मैनेजरियल लेवल, इसीलिए आपका नाम स्किल्स रखती है, इस मॉडल का नाम स्किल्स है। और इस मॉडल को करने के बाद यू कैन टेक द जॉब्स ना इन द मार्केट, मार्केट में जा सकते हैं। स्किल्स क्लियर करने के बाद लोग जॉब सर्च करते हैं, बिकॉज यू बिकम्स ACCA फाइनलिस्ट। फाइनलिस्ट को जॉब आराम से, जो कहीं ना कहीं क्लरिकल वर्क में आराम से डालते हैं लोग उसमें, सही। फिर प्रोफेशनल आ जाता है उसके बाद SBR, उसके अंदर आप हो जाएंगे डायरेक्टर टाइप। मतलब आपको 10 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने बताना होगा कि दीज अकाउंट्स आर मेंटेन बाय दीज थिंग्स, ऐसे बने थे ये अकाउंट्स, क्या ख्याल है। तो अभी स्टैंडर्ड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़नी है, एक बात ये जहन में डाल दूं, सही है। और स्टैंडर्ड बेस्ड अकाउंटिंग जो है ना, बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक रोड मैप को फॉलो करें, एक रास्ते को फॉलो करें। क्योंकि स्टैंडर्ड जो बनाते हैं ना, ISB बोर्ड जो है वो स्टैंडर्ड जो बनाता है, वो स्टैंडर्ड फिर ब्लाइंड फॉलो। फिर ACCA पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ जो सीखेंगे सारी दुनिया में जो जॉब निकलेगी वो यही कर रहा होगा, अनलेस और अनटिल द स्टैंडर्ड गॉट चेंज। स्टैंडर्ड में चेंज आएगा तो बिल्कुल हम भी उसको सीखेंगे। लेकिन अभी जो चीज आप पढ़ेंगे समझ लें कि ऐसा है कि यहाँ से ACCA करने के बाद यहीं से फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, और किसके अकाउंट मेंटेन करने, UK US के अकाउंट मेंटेन करने बैठे, क्या ख्याल है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि वहां के अकाउंट मेंटेन कर ले, यहाँ से बैठे, वो मुल्क अलग नहीं है क्या। सर आउटसोर्स करता पड़ता है सर उनका स्टैंडर्ड सेम ये, और वो कहते हैं सही है, हमारी वाली अकाउंटिंग अगर पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हो मुझे क्या एतराज। और फिर लो कॉस्ट पड़ता है रिसेशन की वजह से, इसीलिए फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आ गया। किसकी वजह से, बेकार लोगों की वजह से या प्रोफेशनल्स की वजह से। प्रोफेशनल्स, वरना कैसे हो गया ये। तो ये सारी की सारी स्टैंडर्ड जो है रिपोर्टिंग के, ये सारे के सारे आपके काम आएंगे रिपोर्टिंग स्टेज पे भी, और आगे जाके डायरेक्टर से स्टेज पे भी। तो अभी थोड़ा सा विजन ब्रॉड करना होगा, नई नई बातें, नई नई चीजें समझ में आएंगी, लेकिन आपको रहना उसी 5 एलिमेंट्स के स्पैन में ही है। कि आपको मुझसे पूछना होगा सर फला स्टैंडर्ड में ये जो बात कर रहे हैं ये एसेट है, लायबिलिटी, नाम चेंज हो जाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल है, सर ये क्या है। क्योंकि हमें पता है अगर ये एसेट है तो जब ये बढ़ेगा तो हम डेबिट कर देंगे, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है उसके अंदर। वजह से आपको ये समझाना है कि देखो इस स्टैंडर्ड में रिजर्व्स क्रिएट होंगे,
अच्छा सर, रिजर्व क्रिएट होंगे। रिजर्व की नेचर क्या है? कैपिटल नेचर के होते हैं, इसीलिए कहाँ आते होंगे? क्रेडिट साइड पे। तो इसका मतलब है अच्छी खासी अकाउंटिंग तो आती है, मुझे तो सिर्फ रास्ता दिखाना है और आपको स्टैंडर्ड की एक एक बात को गौर से देखना है। सही है, स्टैंडर्ड को सही हम पढ़ते हैं, पेपर में मैनिपुलेट वो करता है। कैसे, कितना सही पढ़ के आया हो? दैट्स कॉल्ड क्रॉस क्वेश्चन। एफआर के अंदर हर स्टैंडर्ड को बहुत ढंग से पढ़ना है। उसकी वजह ये है कि जब एसबीआर का पेपर होगा तो इसकी थ्योरी पूछेगा वहां पे, प्रैक्टिकल यहाँ करवाएगा। 80% पेपर प्रैक्टिकल है, 20% रेशियो का सवाल आता है थ्योरी बेस्ड। उसमें भी आजकल 10 नंबर की क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बचा 10 नंबर की रिटन फॉर्म। लेकिन एसबीआर 70% रिटन है। क्या मतलब रिटन? कि आपको जो स्टैंडर्ड की वर्डिंग थी ना, वो लिख के बतानी पड़ेगी उसको एज अ डायरेक्टर। इसीलिए आपको याद होगा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने थे, याद है किसी को? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो FA1 से सिखाते हैं। सही है, इसमें क्या क्या आता है? एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल। सही है, ये तो हो गए एलिमेंट्स। एक होते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये होते हैं 5। अगेन इसमें आता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सही है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SOCI कहते हैं। सही है, ये वर्ड बहुत यूज करेंगे हम, SOCI का। सही है, शॉर्ट फॉर्म। दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसका मतलब कौन बताएगा मुझे, ये क्या होता है? रिटेन अर्निंग वगैरह सारे रिजर्व्स होते हैं, उनका मतलब जब हम सोल्ड रिजर्व पढ़ते थे FA1 में, तो कैपिटल एट स्टार्ट, एट प्रॉफिट, लेस ड्राइंग्स, फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एड, वो अब हो जाएगा एडवांस कंपनीज के फॉर्मेट। वहां पर ये नहीं बनता, ये बेकार सजन। यहाँ बनता है पूरा फॉर्मेट, 3 से 5 नंबर का पेपर में आता है। तो ये कोर्स में भी है, सेटलमेंट चेन इक्विटी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SOCIE। सही है। अच्छा जी, फिर आपके पास आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यू कैन से बैलेंस शीट, इसको SOFP कहते हैं हम लोग। सही है। अच्छा जी, थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। जब भी इनकम स्टेटमेंट की बात आएगी, हमें 2 एलिमेंट्स यूज करने। एलिमेंट्स 5 हैं, हमें 2 यूज करने। सही है, तो हम हर स्टैंडर्ड के अंदर जो एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, जो भी स्टैंडर्ड हो, उसमें एक इनकम स्टेटमेंट में जारी होगी चीज और एक बैलेंस शीट। ये हो ही नहीं सकता है कि किसी स्टैंडर्ड में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की बातें चल रही, ये पॉसिबल ही नहीं है। या सिर्फ बैलेंस शीट की बातें चल रही होगी, भी पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट याद है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सही है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अब थोड़ा एडवांस लेवल पे जो है ना यूज होंगे। वो बेसिकली सवाल की सिचुएशन में बोलेगा बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट तोड़ा। पहले रट्टे लगा लेते थे, अब रट्टे लगेंगे नहीं। इसमें साफ कहते हैं बताओ हमने प्रूडेंस तोड़ दिया, कंसेप्ट कंसिस्टेंसी तोड़ दी। इस तरह के सिनेरियो पूछे। जब स्टैंडर्ड परफेक्ट होगा ना, हर स्टैंडर्ड में बताता रहूंगा, इसमें मैचिंग, प्रूडेंस और एक्रूअल चलेगा। कोई स्टैंडर्ड ऐसा आएगा जिसमें जो है वो ड्यूटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न चलेगा। हर स्टैंडर्ड में अपनी अपनी जो है ना वो बाउंड्रीज होती है। वो पूछना आपका काम है कि सर इसमें क्या क्या चीजें जो है इन्वॉल्व है। तो बैलेंस शीट बनने के बाद जब ऑडिटेड अकाउंट्स आ जाते हैं, तो फिर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। दिस इज द 4th स्टेप ऑफ द कंपनी। इसकी हायरार्की कभी चेंज नहीं होती। पहले इनकम स्टेटमेंट ही बनती है भाई, दूसरे नंबर पे चेंज इक्विटी बनती है, तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट बनती है, चौथे पे कैश फ्लो, 5वें पे नोट्स टू दी अकाउंट्स। और नोट्स टू दी अकाउंट सिर्फ कोर्स में नहीं है अभी FR में, बाकी सारा है, चारों कोर्स में। सही है। और नोट्स टू दी अकाउंट्स किसी को पता है? किसी को याद है कुछ? डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं इसके अंदर। और क्या होता है इसमें? मतलब सही है, डिस्क्लोजर होते हैं, पक्की बात है। और जो accounting डिटेल्स होते हैं, policy डिटेल्स, हाँ, पॉलिसी डिटेल्स, डिस्क्लोजर, मतलब एक एक चीज की ब्रीफिंग अगर देखनी ना आप, जाके डिस्क्लोजर में, नोट्स में जाके देख लीजिए। जाके किसी की एनुअल रिपोर्ट देखना कुछ क्लासेस के बाद,
शुरू के 5 पेज के ऊपर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इक्विटी नोट बनी हुई होगी, और आखिर 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज, उसमें सिर्फ क्या होगा, नोट्स टू दी अकाउंट्स। अच्छा, उसमें लिखा हुआ क्या होगा, रेवेन्यू, पेज नंबर 16। अब जाओ वहां पे 4 पेज पे रेवेन्यू के बारे में पूरा IFRS 15 रेवेन्यू कहाँ कहाँ पे हिट हुआ, कैसे हिट हुआ। अब जिसकी परफेक्शन होगी वो समझ जाएगा क्या कर ले। अच्छा, एक नॉर्मल पर्सन जो आम शेयर होल्डर होता है, उसको क्या पता अकाउंटिंग क्या है, क्या कर ले, तो वो क्या देखता होगा, शुरू के 5 पेज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इक्विटी, नोट्स टू दी अकाउंट्स, और वो भी कंपैरेटिव। रूल पता नहीं, कंपैरेटिव होती है। कंपैरेटिव मतलब लास्ट ईयर और करंट ईयर। अब वो बेचारा खुश किस बात पे हो जाता है, हाँ इनकम बढ़ रही है, हाँ एसेट भी अच्छे लग रहे हैं, लायबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी भाई, इसकी वजह भी तो होगी, ऊपर एसेट खरीदे होंगे, उधार पे लिए होंगे, क्या एक्स्ट्रा पैसे आने की वजह से कोई और ब्रांच खोली होगी, उसको ये इम्पैक्ट तो नहीं पता ना। हर कोई इतना कोई कॉम्पिटेंट थोड़ी होता है जिसको सारी नॉलेज हो, लेकिन हमें एज एन अकाउंटेंट पता होगा इसकी यहाँ से नॉलेज, इसकी यहाँ से लॉजिक यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और ये हिट करेगा उसको। तो नोट्स टू दी अकाउंट्स कोर्स पे नहीं है, लेकिन बाकी चारों जो है ना वो हमें पढ़ने हैं। और इन चारों के अंदर जो है ना वो, अच्छा कैश फ्लो का खुद से कोई रोल नहीं है, इसका एक पैरामीटर या स्केच है। कैश फ्लो सिर्फ ये बताता है कि पैसा आया कहाँ से और पैसा गया कहाँ कहाँ पे, और उसको हम फॉर्मल तरीके से क्या करेंगे, पूरा इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या मतलब, जब बनी बनाई बैलेंस शीट मिल जाए और बनी बनाई इनकम स्टेटमेंट, तो क्या बन सकता है, कैश फ्लो मोहताज है डेटा का। जैसे ये ऊपर की चीजें मोहताज हैं किसकी, एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स नहीं होंगे ना, अगर इसमें कोई गलती होगी तो ये गलत बनेंगे तीनों। अच्छा, अगर ये तीनों गलत बन गए तो फिर कैश फ्लो गलत बनेगी। सही है, तो इट्स अ चेन प्रोसेस। और कैश फ्लो हमेशा ऑडिटेड अकाउंट्स का बनाया जाता है ताकि गड़बड़ी ना हो। जब एक दफा ऑडिट हो गया, कैश फ्लो तो फॉर्मेट है, वो बन जाता है, उसका कोई मसला नहीं होता हमें। कैश फ्लो का ऑडिट नहीं होता। प्रॉब्लम ना क्या है इसकी, कैश फ्लो ड्राफ्टेड का ऑडिट होता है, क्योंकि तुम्हारी इनकम से बैलेंस शीट भी ड्राफ्टेड होती है। अप्रूव नहीं होता, हाँ, अप्रूव नहीं होती ना, वो तो ऑडिट है, वो तो ड्राफ्टेड होती है। तो वो कहते हैं जब इनकम स्टेटमेंट ड्राफ्टेड में गलती निकली तो फिर कैश फ्लो में भी गलती निकली। तो वो तो इसीलिए वो ऐसी ड्राफ्टेड बनी हुई होती है, प्रोटोटाइप। तो सर सारे एक साथ ही होते हैं। क्या करें, सारे एक इसका साथ मतलब है जब वो ऑडिटर अप्रूव कर देता होगा ना कि हाँ भाई आपके अकाउंट्स ऑडिटेड हो गए, तो ऑडिटर कैश फ्लो बना के नहीं देता, वो कहता है अब मैंने अकाउंट्स ऑडिट कर लिए, अब तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट, चेन इक्विटी, बैलेंस शीट की ये शक्ल है, ये तुम्हारी गड़बड़ थी, ये तुम्हारी अच्छाई थी, अब तुम भले जाके क्या बना लो, अपनी कैश फ्लो बना लो। इसका मतलब है अगर हम उस ड्राफ्ट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट ना भी दें तो ऑडिटर उसको ऑडिट करने नहीं आ रहा है, उसको पता है कोई ना कोई गड़बड़ होगी इसमें, और उसको ऑडिट करने बैठने का मतलब है टाइम जाया करना। क्या कर ले, पहले आप क्या करो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेन इक्विटी, कैश फ्लो, इसको फोकस करो। जब ये सही हो जाए तो फिर आप कहाँ जा सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। तो बेसिकली ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, चेन इक्विटी और फाइनेंशियल पोजीशन, ये 3 चीजें जो हैं, ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सही है, CRQ, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये 3 कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट, चेन इक्विटी और बैलेंस शीट, ये तीनों मिलके एक सवाल बनता है 20 नंबर में, 20 मार्क्स। और उसमें एग्जामिनर ट्वाइस देगा, कभी इनकम स्टेटमेंट, चेन इक्विटी बनाने के लिए कहेगा, बैलेंस शीट नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइपिंग में भी मसला हो। और कभी चेन इक्विटी और बैलेंस शीट पूछ लेगा, इनकम स्टेटमेंट गायब कर देगा। तीनों चीजें नहीं है सवाल में, एक भी सवाल नहीं है किट में, इसमें तीनों चीजें पूछी, बहुत लेंथी क्वेश्चन। कितना टाइप करेगा बच्चा। अच्छा जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट को 1 साल पहले लेंथी क्वेश्चन से आउट कर दी। अब CRQ में यानी कि 20 मार्क्स क्वेश्चन में कैश फ्लो नहीं आता, तो ऑफिशियली आउट कर दिया, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है ये कि हम नहीं पूछेंगे। तो अब आपका स्पैन थोड़ा सा छोटा हो गया, सही है। और इसके जरिए, इसके बदले उन्होंने रेशो रख दिया और कंसोलिडेशन। तो नाउ यू हैव 3 टॉपिक्स फॉर CRQs, एक कंपनी का सवाल जिसमें कैश फ्लो नहीं आएगा, एक रेशो का सवाल जो कि मस्ट है। सही है, रेशो का क्वेश्चन हमेशा हम लास्ट में क्यों करते हैं, इसकी वजह उसमें इतनी डिबेट होती है, और वो डिबेट अच्छी कब लगती है, जब आपकी सारे स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप। क्या ख्याल है, रेशो पहले स्टार्ट कर ही नहीं सकते, ये F3 वाले बचकाना रेशो नहीं है, डेटा डाला, आंसर आ गया, टिक लगा गया, ऐसा नहीं होता। जैसे अर्निंग पर शेयर टाइप। हाँ, ऐसा नहीं होता, पहले पूरा सॉल्व होगा,
सॉल्व होगा, उस पर डिबेट होगी क्लास में, उसके बाद रिपोर्ट अलग अलग तरह की होगी, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं रिपोर्ट के, सही? नॉन फाइनेंशियल इश्यूज का टेस्ट नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटेंट को उसको फर्क नहीं पड़ता ना, इसीलिए वो देते भी नहीं, वो चाहिए एचआर वालों को, नॉन फाइनेंशियल इश्यूज उनके लिए काम करो। अच्छा, डिफिकल्टी ये है कि हाउ टू राइट द रिपोर्ट, सही है, हाउ टू गेस कि ये अगर ट्रेंड एनालिसिस आ गया, ट्रेंड एनालिसिस पता है क्या होता है किसी? पास्ट एनालिसिस को देख रहे हो। ट्रेंड का मतलब होता है मेरी लास्ट ईयर की क्या प्रोग्रेस है और मेरी आज की क्या प्रोग्रेस है। ये जो रेशो का सवाल है ना, ये अब देना भूल गया, क्योंकि बच्चा इतना परफेक्ट हो चुका है इसके अंदर, वो ऐसी ऐसी बातें लिखता है कि वो एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं पाता उसके, क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स होती है। अब वो थोड़ा सा और आगे के लेवल पे आ गया रेशो एनालिसिस के अंदर, मतलब अब वो सवाल देता है कि जो ऊपर सारा काम हुआ है ना, इसमें 4 गलती है। अच्छा, क्या करूं सर? पहले गलती सही करो सर, वो जो गलती सही करने की बात क्या करूं? री राइट द रेशो देन एनालिसिस। मतलब पहले होता था कि रेशो दिया हुआ है और उसकी रिपोर्ट लिखनी है, अब कहते हैं रेशो कैलकुलेट करो फिर से, अगर पहले के कैलकुलेट हुए हैं तो फिर से कैलकुलेट करो, तो फिर रेशो में वाकई फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क आएगा उसमें, और उसकी दोबारा से एनालिसिस करके देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन जब से इन्होंने यहाँ पे डाला ना, तो इनके एसबीआर का पासिंग रेशो अच्छा हो गया, पहले गिर रहा। क्या रीजन था इसका? बिकॉज उसके अंदर अचानक बच्चा एफआर की सिर्फ कैलकुलेशन सीख के जा रहा है और वहां 70% थ्योरी में बिल्कुल बैठ गया। तो उन्होंने कहा कम से कम एक सवाल डाल दो इसमें, रिपोर्ट लिखने की आदत हो, वर्डिंग लिखने की आदत हो, सही है, तो इससे क्या होगा, हमें वहां पे बड़ी हेल्प मिलेगी, तो बड़ा फायदा हुआ उनको। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई स्टूडेंट्स को, उसका कुछ नहीं हो सकता, मैं कोशिश करूंगा। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब वहां जो पढ़े थे ना उसमें से कुछ नहीं भी है, जैसे RI नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो टोटली किसका होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। पे बैक नहीं होता, NPV नहीं होता, सही है। कुछ रेशियोज ऐसी बात है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के, वो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में क्या करेंगे, तो फिर हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के रेशियो पढ़ेंगे, वो अलग एरिया है पूरा, सही। उसमें अच्छा स्टूडेंट किसको मानता है? जिसकी एनालिसिस परफेक्ट, वो लिंक है इस रेशो को उस रेशो से, उस रेशो को इस रेशो, बोले का बड़ा ब्रॉड सोचता है, सिर्फ ये बचकाना नहीं सोच रही कि बस GP रेशो होता तो GP रेशो ही सोच रहा है बेचारा, ऐसा नहीं, ब्रॉड वे चाहिए उसको। वो तो जितना स्टूडेंट की जो है वो एनालिसिस होगी उतना वो हो जाता है, उसका इतना खास मसला नहीं है। अच्छा, रेशो का जब सवाल करेंगे तो ये चेक मतलब क्या मतलब? चेक वगैरह होगा ना, मतलब जब, क्योंकि रेशो वाला मतलब यहाँ पर अगर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो मुझे चेक कराओगे, मैं तो सवाल दूंगा करने के लिए, अपनी रिपोर्ट लिखोगे खुद ही, फिर मैं चेक करके बताऊंगा ये गलतियां की तुमने, ये सही किया उसमें, वो कंप्यूटर पे करेंगे वैसे भी साथ। और उसके अंदर पहले हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जर्नल बातें याद कर लो, फिर अपनी रिपोर्ट लिखने की आदत है। उनकी रिपोर्ट होती है प्रोफेशनल, सही है, उनकी रिपोर्ट के बराबर हमारी इंग्लिश हर चीज जो है ना उसके पहुंचने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन एक्सेप्टेड होती है रिपोर्ट सारी, क्योंकि उन्होंने कहा ग्रामेटिकल मिस्टेक के मार्क्स तो वैसे भी नहीं काटते, सही है। और कोई सवाल जहन में? सर वो ये अगर आपने नहीं बताया तो ये बता दीजिए, इसमें कौन से नए नए स्टैंडर्ड हैं? मैंने क्लास में के कितने स्टैंडर्ड बताए थे? 28, सही है, वो हमें पढ़ना है, और यही आपका पास और फेल डिसाइड करेगा। ये 28 स्टैंडर्ड आपका पास और फेल डिसाइड करेंगे, क्योंकि यही स्टैंडर्ड MCQ बनेंगे, यही OTQ बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 10 मार्क्स क्वेश्चन, इसी में से कोई स्टैंडर्ड उठा के CRQ में भी डाल देगा। तो असल तो इन स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप करना है, तो हमारी शुरू से जो क्लास चलती है ना वो स्टैंडर्ड बेस चलती है, और मुझे पता है कि 7, 8, 9 स्टैंडर्ड्स के बाद जो है ना हम लैब में क्वेश्चन करा देंगे वो वाले जो कि आपसे हो जाएंगे, सही है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर सारे स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है, सही है। उन्होंने कहा हुआ है हम 5 एडजस्टमेंट रखेंगे सर, कंपनी का सवाल भी हो चाहे कंसोलिडेशन का सवाल हो, हम 5 स्टैंडर्ड रखेंगे से, वो हमारी किस्मत है बच्चे का कौन सा स्टैंडर्ड आ गया। उसमें भी इतने साल की एक्सपीरियंस से ये पता कर लिया कि कौन से 3-4 स्टैंडर्ड आप छोड़ोगे नहीं और लाजमी सवाल में दोगे, तो उसमें हम बच्चे को करते हैं ठीक ठाक पॉलिश। ये देखो बेटा, ये किसी सूरत में गलत नहीं करना, 50 दफा पूछ लो हमसे, मसला नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड आना है, सही है, क्योंकि आप गौर से देखो कंपनी में वो स्टैंडर्ड के बगैर वो जिंदा भी नहीं रह सकते। बताओ चलो कौन सी कंपनी है जो एसेट्स के बगैर दुनिया में चल रही है? चलो
कंपनी है रजिस्टर्ड बाय शेयर्स, हम तो बढ़ते ही हुए तो रजिस्टर्ड बाय शेयर्स हो। अब बताओ कौन सी कंपनी जिसके एसेट नहीं होते, नॉन करंट एसेट्स के बगैर चल रही, सोचो। इवन यू हैव सर्विस सेक्टर ना, अगर इवन यू हैव एन आउटसोर्सिंग बिजनेस, यू मस्ट हैव सम एसेट्स। हो ही नहीं सकता है ना ये तो इसका मतलब है IAS 16 पे कितनी ग्रिप होनी चाहिए? देखिए पूरा वीक निकल जाता है, पूरा वीक निकल जाता है उसको समझाने में, क्योंकि उसके रूट्स बहुत, क्या करूँ अगर उस पर ग्रिप नहीं हुई ना तो फिर वो हर जगह तंग करेगा। 16 जुड़ के आता है दूसरे स्टैंडर्ड के साथ, उसको पता नहीं है, ऐसी बात है 16 के साथ इतने सारे लिंक्स हैं, इसीलिए उसको पहले पढ़ाना पड़ता है। फिर हमने एक हायरार्की बनाई है मैंने कि मैं पहले सारे एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा, वो थोड़े आगे पीछे होंगे आपकी बुक में, लेकिन वो सारे नॉन करंट एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स होंगे, तो उसका लिंक क्या हो जाएगा 16 से होता है। तो समझ लें 16 के साथ इम्पेयरमेंट भी जोड़ देंगे, 16 के साथ इन्वेस्टमेंट भी जोड़ देंगे, 16 के साथ गवर्नमेंट ग्रांट जोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जोड़ देंगे, जहां जहां नॉन करंट एसेट है ना मैं पहले वो क्लियर करूंगा, ताकि मुझे फायदा उससे ये होता है कि 16 रिवाइज नया स्टैंडर्ड, फिर 16 रिवाइज फिर नया स्टैंडर्ड, बार बार रिवाइज होगा क्योंकि वो बीच में आएगा, तो मुझे उस पर ग्रिप चाहिए हर सूरत में। तो ये एक नई हायरार्की बनाई हुई है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो एग्जाम का फॉर्मेट क्या होगा? तो सब दिखा रहा हूँ अभी आपको मैं। देखो ये आपका पेपर फॉर्मेट है, सही है, ये देख लो मैं समझाया। पहले आपके जो है ना वो MCQs आएंगे 15, 2 मार्क्स ईच होगा, सही है। और ये 15 MCQs अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो 30 मार्क्स, तो ये हो गया। और इसमें वो पूरी कोर्स में से कहीं भी पूछ सकता है कि आपका सेक्शन ही होगा। और दूसरा सेक्शन B, इसके अंदर आपके 10 मार्क्स के 3 सवाल है, ये भी उन्हीं स्टैंडर्ड से आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या होती है, इसको आप रफ में थोड़ा डिटेल में करेंगे, उसमें से कोई 5 आंसर आएंगे, 5 पे टिक लगाना होगा। तो एग्जामिनर्स कमेंट्स में ही लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को ये समझाएं कि ये OTQs बाय नेम OTQs हैं, ये हैं MCQs। उसको डराए नहीं इससे कि वो OTQs आ गए बड़े मुश्किल होंगे, ऐसा नहीं है। बस मेरे हिसाब से OTQ ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि जब वो सिनेरियो बना के देते ना तो दिमाग ज्यादा चलता है, बड़े छोटे MCQs के ट्रिकी आंसर्स के जरिए, कभी डेट में घुमा रहा है, कभी ईयर्स में, कभी मंथ्स के अंदर, छोटे MCQs में उसके बाद वैरायटी है। अगर आपने पिक नहीं किया ना तो 2 नंबर या तो मिल गए या तो कट गए, उसमें तो लीनियंसी जरा सी भी नहीं है। लेकिन OTQs में थोड़ा सिनेरियो बनाए, सही है, और सिनेरियो से 3 आंसर पूछ लिए तो देखो 2 सही हो गए, 1 गलत हो गया, चांस ऑफ एरर थोड़ा सा कम है उसमें। MCQs में बिल्कुल डॉट चलना पड़ेगा, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन है 30 मार्क्स यहाँ हो गए, तो टोटल 60 मार्क्स हो गए। 30 मार्क्स के MCQs, 30 मार्क्स के OTQs, टोटल 40 मार्क्स का फिर बच गया CRQs, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस। इसके लिए आपको बाकायदा एक्सेल की और वर्ड की शीट मिलेगी, सही है। वर्ड की शीट मिलती है रेशो के लिए, और एक्सेल की शीट मिलती है कंसोलिडेशन अगर आ गया किस्मत, या कंपनी अकाउंट, दोनों में से कोई का। रेशो को फिक्स किया हुआ है आजकल, 3 में से 2 सवाल देने उसको, उसमें से रेशोस उसका फेवरेट हुआ है, और ये हो चुका है कम से कम 3 साल से, मतलब 12 अटेम्प्ट्स रेशो की वैरायटी दी जा रहा है। इसीलिए किट में सबसे ज्यादा सवाल जो है ना आपके पास वो रेशोस के, प्रैक्टिस मटेरियल जो है। कितने नंबर का आता है? 20 मार्क्स। रेशो की क्लासेस के बाद जो है ना, सीरियसली देखो रेशोस की क्लासेस हो जाएंगी ना जब, उसके बाद बोलोगे सर पहले जाके रेशो करूंगा, सीरियसली बिल्कुल पहले जाके रेशो करूंगा, क्योंकि मेरे जहन में पॉइंट्स आ रहे हैं, और वहां पॉइंट के बाद फला रेशो में कहाँ जा रही है कंपनी, अगर सही डायग्नोस कर लिया एक, और शॉर्ट लिखना, ज्यादा नहीं लिखना उसमें। और फिर मार्क्स कैसे सिर्फ 12 मार्क्स की रिपोर्ट है, 8 मार्क्स की कैलकुलेशन थी, वो कर दिया आपने परफेक्ट। 12 मार्क्स लेने के लिए क्या करना है, 12 वैलिड पॉइंट्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं। आप 14 लिख कर आ जाओ, मैं आपको सिखाऊंगा डिवाइड करना भी, किस रेशो में कितने पॉइंट लिखने हैं, सही है। तो उससे आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ट्रिकी ज्यादा चलना चाहिए बनिस्बत हैप्पैज़ार्ड ना, तो उसको इस तरह से लेके चलना। और बड़ा इंटरेस्ट, मैं तो उसमें कहता हूँ कि आप जो है ना लास्ट में इसलिए उठाना ताकि सुकून से जितना दिल करे उसमें लिखे,
क्योंकि बाद में रिवर्ट नहीं करना है, पीछे नहीं आना है। और अगर रेशो के सवाल में आपकी बहुत भी ग्रिप होगी तब भी ये बेवकूफी पेपर में नहीं करनी है कि उसको पहले उठा लिया। कभी कभी वो टेंशन दे देता है, वो जैसे ऐसे लिखते थे इंग्लिश के पेपर में। सही है। अब आप उसकी वर्डिंग में घूम गए ना, तो बेसिकली वो चाह रहा था कि आप घूम जाओ, ये सही नहीं है। आप उस रेशो के क्वेश्चन को लास्ट में उठाओ, कोई इश्यू नहीं है। वैसे भी देखना जब सारे स्टैंडर्ड पे ग्रिप होगी ना, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स होता है उसका, सही। तो ये तो हो गया पेपर का आउटलाइन आपका। और इस पूरे पेपर के बाद एग्जामिनर आपसे जो है ना वो इन चीजों पे ग्रिप चाह रहा है। F7 की सक्सेस के ऊपर एग्जामिनर चाह रहा है आप में ये स्किल्स डेवलप हो। क्या क्या लिखा हुआ है देखो। कॉन्सेप्चुअल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है पता है? ये बाउंड्री है अकाउंटिंग, लॉ की बाउंड्री होती है, अकाउंटिंग की भी बाउंड्री होती है। और वो बाउंड्री क्या है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल के रूल्स नहीं तोड़ना है, सही है। और साथ साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब स्टैंडर्ड्स, हर स्टैंडर्ड रेगुलेशन है। जैसे कि अगर आपने कोई चीज लीज पे ली है और आप कंपनी स्टेटस है, आपको फौरन IFRS 16 उठा लेना, सही है। और उसमें जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ है कि अगर इसलिए लीज पे लिया है तो ये स्टैंडर्ड फॉलो कर लो, अगर इस टाइप की लीज पे लिया है तो ये फॉर्मेट है इसका, तो सारे फॉर्मेट सिखाने होंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब कंट्री वाइज डिपेंड नहीं करता, मतलब हर कंट्री का वो नेशनल लॉज वगैरह भी। मसला तो क्या है, ये जो है ना, ये हम IAS पढ़, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, और हम गैप नहीं पढ़ते। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम नहीं पढ़ते, वो हर मुल्क के होते हैं। और हम जो पढ़ रहे हैं ये IAS, सही है। अच्छा, क्योंकि हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो गैप से पावरफुल कौन हो जाता है? IAS। और क्योंकि इनकी कोलैबोरेशन हो गई है 2003 के अंदर, IASB बोर्ड बन गया, और IASB बोर्ड के बनते ही क्या हुआ, IAS का नाम खत्म हो गया और IFRS हो गया। अब ये जो IFRS का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी खत्म और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी खत्म, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की बेस चलेगी। और 2003 से लेकर 2023 तक 17 नए IFRS बन चुके, सही है। और इनकी क्वालिटी क्या है पता है? ये सारी दुनिया में टोटली एक्सेप्टेबल है, इस पे कोई डिबेट नहीं। क्योंकि जब स्टैंडर्ड बनता है ना, फॉर्मेट सिखाऊंगा, इतना लंबा प्रोसेस है, उसको बनने में सालों लग जाते हैं। क्योंकि जो IASB बोर्ड के मेंबर्स होते हैं ना, हम भी मेंबर्स हैं पाकिस्तान से, सारे जो अकाउंटेंट बॉडी होती है मेंबर्स होती है, वो जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उनसे वेरिफिकेशन कराई जाती है, हम फलाना स्टैंडर्ड बना रहे हैं, आप बताइए आपके मुल्क में कोई मसला तो नहीं होगा? अब चेक एंड बैलेंस चल रहा है, साइट के ऊपर डिबेट चल रही है, सालों लग गए उस स्टैंडर्ड को बनने में। क्योंकि देखो, जब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बनाना है तो सबसे राय लेनी पड़ेगी। और फिर जो आप कहते हैं ना कि मुल्क के रूल बेस्ड अकाउंटिंग, उससे टसल तो होगी उसकी, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में रहना है तो क्या करो बताओ? करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं हो सकता। अब ये इसमें फायदा क्या होता है कि ज्यादातर मुल्क किस पे चल रहे हैं? IASB बोर्ड पे, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग पे। और बहुत कम मुल्क है जो अपने मुल्क के नेशनल लॉस पे चल रहे हैं, लेकिन फिर वो अपने मुल्क में ही चल रहे हैं। मसला है, देखो मान लो ये समझ लें लॉबी है, ये इन्होंने सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जानबूझ के, ताकि ACCA करे बच्चा पाकिस्तान से, और जब अप्लाई करेगा ना जॉब के लिए UK US में, तो हम कहेंगे आ जाओ, क्योंकि तुम हमारे ही पढ़े लिखे बच्चे, तो तुमने अपने मुल्क के रूल थोड़ी पढ़े। ये उनको फायदा हो जाता है, पूरी मार्केट में अपने लिए एम्प्लॉय तैयार कर रहे हैं और उठा के ले जाते हैं, उठा के, सही है। तो पहला तो बोले इसको फॉलो ना करना, इफ यू आर अ रजिस्टर्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो पक्का इलीगल है, केसेस है इस पर। और अगर आपको नहीं फॉलो करना, मेक योरसेल्फ प्राइवेट कंपनी, स्टैंडर्ड ही नहीं। एनफोर्सेबल तो नहीं होते ना ये, मतलब देखो इंटरनेशनली जाना है पब्लिक कंपनी में, उसमें क्यों होंगे? देखो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं पढ़ना, एक बात हो गई। ये पढ़ रहे हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसके शेयर्स मार्केट में फ्लोट होते हैं, पब्लिक लिमिटेड, सही है। इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हो गए। और हर मुल्क का क्या होता है? एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो अगर आपको अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रेड करना है तो बताओ कौन से रूल्स पे चलना पड़ेगा? स्टैंडर्ड्स पे चलना पड़ेगा। करके दिखा दो वरना, क्या ख्याल है भाई? हम सब अगर कोई कंपनी खोल लें तो पहले रजिस्टर कराओ जाके उसको, और अगर हम सब खोल लें तो फिर रजिस्टर कैसे होगी? ये तो प्राइवेट कंपनी होती है, दोस्तों की बनी हुई, ये तो नहीं होती रजिस्टर्ड, ये तो प्राइवेट के नाम से रजिस्टर्ड होती या पार्टनरशिप के नाम से रजिस्टर्ड होती।
लेकिन आपको कभी भी इंटरनेशनल लीगल स्टेटस सवाल ही नहीं है पॉसिबल। सही है, हाँ शेयर होल्डर बन जाओ, वो एक अलग चीज है। सर हम लोग सबसे पहले कौन सा IST 2016 देखो उसूलन तो 16 पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी FR है, स्टार्टर है, तो ऐसा ना हो कि लगे कि सर ये क्या हो रहा है, तो पहले तो वो स्टैंडर्ड पढ़ेंगे जो आप लोगों को पता है, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। सही है, तो IS2 पढ़ाऊंगा जब भी पढ़ाऊंगा। पहले आज तो ओरिएंटेशन टाइप है, तो पहले जरा माइंड मैपिंग हो जाए कि जिसकी जो वीकनेस है ना क्लास को फिर वैसे लेके चले, क्योंकि किसी का गैप ज्यादा है, किसी का गैप कम है। असल में F3 पढ़े हुए ना, तो मुझे वैसे भी उसकी जरूरत नहीं है इतनी खास, क्योंकि असल में आपको पहले ही कह दिया, आपके अगर जनरल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है तरह से। तो वीक में कितनी क्लासेस होंगी आपकी? 3 कम से कम, रमजान में क्या संडे में चौथी भी होगी। सर रमजान में क्या टाइम? 4 से ज्यादा तो नहीं होगी। रोजे 4 से ज्यादा कभी भी नहीं। सर रोजे रमजान में क्या टाइम? रमजान में हम क्लास को रखेंगे मतलब असर तक खत्म कर देंगे। तो एस्टिमेटेड कितना टाइम का सिलेबस मतलब खत्म हो कितना, 1 महीना पहले खत्म हो जाता है सर? देखो उन्होंने तुम्हें टोटल टाइम कितना दिया कभी गिन लेना बैठ के, 2 महीने। तो फिर 1 महीने पहले कैसे खत्म होगा? मतलब मुझे जहाज उड़ाना पड़ेगा क्या, कैसे होगा? बिल्कुल देखो, पढ़ना भी है ना, पढ़ना ही है, कोर्स खत्म करना। कोर्स खत्म बहुत आसान है, लेकिन अगर पढ़ना है ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम F7 के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी सारी जिंदगी की जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कशन में करनी पड़ती हैं जो पेपर से थोड़ी सी बाहर होती है, समझ में आ रही है? और करना जरूरी है, क्योंकि अगर उसने सिनेरियो खेल दिया पेपर में तो उसी को पता होगा जिसको थोड़ी कॉर्पोरेट की नॉलेज होगी। क्योंकि हर बात देखो आपके कोर्स में इतना पढ़ाया जाता है जितना FR का लेवल है, यही स्टैंडर्ड जब SBR में पढ़ोगे तो लेवल क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड वही होगा, लेकिन इसके पूछने का स्टाइल इतना डिफरेंट होगा, बोलेगा सर वाकई प्रोफेशनली पूछ लिया इसने, तो ये तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कहा सही है, अब सोच सकते हो क्योंकि FR पढ़ चुके। सही है, तो अभी इसने बहुत सारे स्टैंडर्ड ऐसे भी हैं कोर्स में जो आधे यहाँ पढ़ने, उसी स्टैंडर्ड का आधा यहाँ पढ़ना, आधे बाकी, कुछ स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट ग्रिप करके पढ़ना है, क्योंकि वो कोई रिवाइज नहीं कराएगा बात, लेकिन उसके क्वेश्चन आएंगे उसमें, बता दूं पहले। और टीचर सिर्फ एक बात बोलेगा पढ़ के आए हो या नहीं, और नहीं आए तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद वैसे ही 16 जाइंट स्टैंडर्ड बैठे हैं, वो नहीं तरह करेगा, तो वो ये 24-28 क्यों उठाएगा? सही है, टोटल IS 41 है दुनिया में, जिसमें से बहुत सारे कैंसिल होके IFRS बन चुके हैं, तो उनकी जगह खाली हो गई, वो अब हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। और जो नए IFRS हैं वो बिल्कुल सारे के सारे 17 के 17 एनैक्टमेंट है हमारे, उसमें से भी कुछ एज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एज एन ACCA स्टूडेंट अब नहीं पढ़ते, क्योंकि वो हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं। सिर्फ और माइंस की अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड है पूरा, माइंस की अकाउंटिंग के लिए। सही है, फिर इंश्योरेंस की अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड है पूरा, बैंकिंग सेक्टर के लिए स्टैंडर्ड है पूरा, हम ये नहीं पढ़ते, ये IFRS हम नहीं पढ़ते कोर्स में। सही है, हम वो पढ़ेंगे जो हमारी कॉर्पोरेट से रिलेटेड है। सही है, फर्ज करो हम ऐसी कंपनी में चले गए जो माइंस से रिलेटेड है, तो फिर वहां पर आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जो लोग बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करते हैं ना, जबकि ACCA कर रहे हैं, फिर बैंकिंग में चले गए, तो पहली तो बात तो अजीब बात है। सही, तो बैंक में एक कंपनी होगी। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन आपके लिए फिट नहीं हो पाती, बिकॉज आपका इतना ब्रॉड विजन, और आप कहाँ चले गए। सीधी सी बात है भाई, कि आपकी नॉलेज बिल्कुल जीरो हो गई, आपको सिर्फ नोट नजर आ रहे थे, आपने कहा सर नोट ले लो, नॉलेज को एक तरफ कर दो। आपकी फील्ड तो कहती है FMCGs में, वहां आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब नहीं करती, जबरदस्त क्रिएटिव, लेकिन जब कुछ नहीं मिल रहा तो कोई इंश्योरेंस में घुस रहा है, भाई क्या है वहां पे? हाँ बस यही वाला जवाब, पैसे है, ACCA चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी। मैंने कहा क्या करेगा वहां पे वो आगे? सिलेक्टेड अकाउंटिंग करेगा। सही है, दूसरा अकाउंटिंग की हर ट्रांजेक्शन को स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉर्ड करना। पहले हम डबल एंट्री के कॉन्सेप्ट पे चलते थे शुरू से, अब हम हर बात को फला स्टैंडर्ड से रिलेट कर देंगे। जैसे कि उस स्टैंडर्ड ने कहा था ये एसेट है तो उसको डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, तो मैं बार बार एंट्रीज लिखवाता हूँ, एंट्रीज पेपर में नहीं आती, लेकिन पता नहीं क्या क्या करूँ, आदत है, खराबी है कि हर बात को जो है ना वो एंट्री से प्रूव करने के बाद फिर उसको इनकम से बैलेंस शीट में लेके जाता है। उससे सिर्फ एक फायदा होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अदरवाइज ये भी कह सकता था तो जाके इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में डाल दो, तो सर दूसरा इम्पैक्ट, तो इससे अच्छा इतनी बहस से वेदर एंट्री बना दो, देख लेगा खुद ही। सही है, तीसरी चीज एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, ये प्योर ये वर्ड जो है ना वो रेशो के लिए है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये इसने रेशो के लिए रखा है कि स्टूडेंट को एनालिसिस करनी है,
किसी को समझाना आ जाए, रिपोर्ट करना आ जाए, और मैनेजरियल लेवल पे तो बातें ज्यादा होती हैं, काम कम होता है, क्योंकि काम तो हम किससे करवाएंगे, एम्प्लॉइज से करवाएंगे, सही है, हम तो सिर्फ चेक करेंगे उसमें, और हमारी नॉलेज उससे बहुत ज्यादा होनी चाहिए सच। और आखिरी काम, आपको सिंगल एंटिटी यानी कंपनी अकाउंट बनाने आ जाए और कंसोलिडेटेड अकाउंट भी बनाने आ जाए। सिंगल एंटिटी मतलब इनकम जो एक सिंगल कंपनी होती है, जैसे पार्टनर जैसे नहीं गलत नहीं, सिंगल कंपनी, सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी का वर्ड जब भी सुनो ना एफआर में कभी जिंदगी में, इसका मतलब है सिंगल कंपनी है, कोई लिंक नहीं है किसी से उसका, और नहीं उसकी कोई पेरेंट कंपनी नहीं है, उसका कोई एसोसिएट नहीं है, उसका कोई लिंक नहीं है, उसका अकेली कंपनी है, कहीं से भी पार्टनरशिप में नहीं, कुछ भी नहीं है उसका ताल्लुक, उसको कहते हैं सिंगल एंटिटी कंपनी। और उसके अलावा होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसमें 2 कंपनी, 4 कंपनी, 6 कंपनीज होती हैं, आपके कोर्स में मैक्सिमम 3 है, इससे ज्यादा नहीं है फिलहाल, सही है। वो एक पेरेंट होगी, एक उसकी सब्सिडरी होगी, और बहुत से बहुत एसोसिएट, इससे ज्यादा नहीं है कोर्स। फिर बहुत अच्छा किया हुआ है कोर्स में, अगर कंसोलिडेशन याद हो थोड़ा बहुत, उसमें परसेंटेज होती है, इतना परसेंट मेरा कंट्रोल, इतना परसेंट एनसीआई का कंट्रोल, सही है। तो वो परसेंटेज कोर्स में चेंज नहीं होगी, पूरा सवाल उसी परसेंटेज में सॉल्व हो जाएगा, ये अच्छी बात है। हाँ अभी भी होता है, जब 50 60-40 दे दी ना उसने, अब पूरे सवाल में वो क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, और एसबीआर में ये टिकेगा नहीं, ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो जाएगा, अचानक साल के आखिर पे चेंज हो जाएगा, शुरू में चेंज हो जाएगा, तो फिर अकाउंटिंग ब्रेकअप पे चलेगी। ब्रेकअप से क्या मतलब है कि पहले कुछ महीने चले उस रेशो पे, फिर रेशो चेंज हो गया तो एंटिटी चेंज हो गई, और एंटिटी चेंज होने की वजह से सारी अकाउंटिंग चेंज हो गई। मतलब सवाल शुरू हुआ था सब्सिडी से, सवाल एंड हो रहा है एसोसिएट पे। अब एसोसिएट की परसेंटेज याद है किसी को, 20 किसी को याद है कंसल्टेशन में 20% से ज्यादा, 50% से कम, विदाउट कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। 550 का रेशियो 550 90-50 हमेशा 25 ओहो 20-50 इज द रेंज, इसके बीच में होने का मतलब है एसोसिएट, एंड 50 प्लस एंड 100 बीच सब्सिडी, वो सब्सिडी है कंट्रोल के साथ, कंट्रोल आ जाता है उसके, सही है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि सारे स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप, एंट्रीज पास करने की परफेक्शन, रेशियो की एनालिसिस, और फाइनली यू कैन प्लॉट इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट ऑफ सिंगल एंटिटी एंड कंसोलिडेटेड एंटिटीज, ये बनाना आ जाए आपको। कोई सवाल जहन में तो पूछ लो पहले। सिलेबस का कंटेंट है ये आपका, सर अगर आप तो एमटीक्यू में कौन सा आता है? ये लिखा हुआ है ना, ये रहा पहले सीआरक्यू कहलाता, सीआरक्यू कहलाता कुछ भी आ जाता है, है। सीआरक्यू में 3 चीजों में से कोई भी 2 आएंगे। एमटीक्यू में कुछ भी आता है। देखो इसमें एमडीक्यू का वर्ड अब खत्म हो गया, मल्टीपल चॉइस टास्क क्वेश्चन है ये होते हैं, ओटीक्यूज बन गए, या फिर एक हो गया एमसीक्यूज बिल्कुल जैसा होता है, जिसमें एक एमसीक्यू आएगा 2 नंबर का, बस किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर दे देगा। एक ओटीक्यू बनेगा, इसमें हाँ ओटीक्यू मतलब मल्टीपल स्टैंडर्ड भी पूछ सकता है, 2-3 सिनेरियो एक ही सवाल में डाल दिया, मतलब एक कंपनी डेप्रिसिएशन भी कर उसमें भी इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी इन्वॉल्व है, टैक्स के इश्यूज में भी इन्वॉल्व है, तो छोटा सा सवाल बना दिया। लेकिन जितने ज्यादा इशू डालेगा ना, सवाल बहुत आसान बनाना पड़ेगा उसको। जब किसी एक स्टैंडर्ड को पकड़ के पूरा डिटेल में लेके जाएगा ना, तो फिर घुमाएगा, सही है। मैं लिस्ट लिखवा दूंगा पूरी कि कौन, जब स्टैंडर्ड पढ़ लोगे ना, इस स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस जो है ना वो एमसीक्यूज में है, और इस स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस जो है ना वो ओटीक्यूज, तो फिर उस हिसाब से नोट कर लेना कि ये सर हमें बहुत देख के चलना है, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड जो है ना वो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है जो कि क्वालिफाई नहीं करते, क्वालिफाई इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि उसको पूछा जाए सीआरक्यूज, मतलब समझ लें कि बच्चे को पास करने की नीयत होगी उसकी, कि जब उस स्टैंडर्ड की बात है वो कहाँ पूछ रहा होगा, कंपनी के सवाल में, सेकंड्स में कर लेगा बच्चा उसके आंसर को, इसलिए वो वहां पूछता ही नहीं। इसके लिए अपने स्पैन बनाया हुआ है, ये स्टैंडर्ड यहाँ पूछेंगे, ये स्टैंडर्ड थोड़े से यहाँ पूछ लेंगे, और अगर कोई बहुत क्लैरिकल सा स्टैंडर्ड है आसान सा, उसको हम एमसीक्यूज में पूछ के वेटेज पूरा कर लेंगे, सही है। चलिए, आपकी बीबीबी क्या प्लान, दोनों बुक्स में से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की थ्योरी का चैप्टर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की थ्योरी का चैप्टर,
ये 2 चैप्टर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, रेशो से पहले, सही, रेशो आखिर में। उसका रीजन क्या है, इसमें ये जो बातें करते हैं ना वो हर स्टैंडर्ड से रिलेट करती हैं। अभी स्टैंडर्ड पढ़े ही नहीं हमने, तो वो सारी बातें समझ में ही नहीं आ रही होती बिल्कुल भी। और जब हम ये सारे स्टैंडर्ड, जो कि सेक्शन बी है बेसिकली, मैं कहता हूँ सेक्शन बी डिसाइड करेगा आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। ये पास और फेल डिसाइड करता है, सही। इसमें सारे स्टैंडर्ड्स, कुछ भी नहीं है उसमें, सही है। सेक्शन बी की डिटेल लिखी है मैंने, सिलेबस से मैं आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। तब ये आज ही कर, पीडीएफ बुक जो है ना, बुक और वो भी करेंगे सारी, जो मटेरियल मेरे पास है वो तो मैं सेंड कर ही दूंगा। सर पासिंग मार्क्स 50%। सही। अच्छा जी, तो ये स्टैंडर्ड्स की डिटेल है और उसके बाद एनालिसिस रिपोर्ट। कभी 2 दिन में पढ़ाई जाता है, कभी 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने IFRS 15 में किए गड़बड़। इन्होंने ना बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को खत्म करके एक जाइंट स्टैंडर्ड बना दिया है IFRS 15, इसीलिए उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, सही है। 15 है, लीजेस है, 33 भी बड़ा है, EPS आसान है लेकिन लेंदी पसंदीदा नहीं है उसका, लेंदी है, लेकिन जब आखिर में पढ़ेंगे ना तो बड़ा इजी लगेगा, क्योंकि बेकार सा स्टैंडर्ड है, कोई डबल एंट्री नहीं है उसकी, सिर्फ डिस्क्लोजर है, शेयर होल्डर के लिए बनाया जाता है और सिर्फ इसको ये बताने के लिए कि तुम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो, बस। अकाउंटिंग में कोई हैसियत नहीं है उसकी। इसीलिए जब रेशो की रिपोर्ट आती है ना, स्टूडेंट को हम सिखाते तो है बहुत सारे रेशो, लेकिन वो देता ही नहीं पेपर में, क्योंकि इससे जो रिपोर्ट की फायदे होते हैं वो शेयर होल्डर के हो रहे होते हैं मेरी रिपोर्ट लिखने पे, बाकी रेशोज पे फायदे पूरी कंपनी के हो रहे होते हैं एनालिसिस पे, इसलिए वो देता भी नहीं है पेपर। देखा ये गया। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं आपको। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, सही है, इससे रिलेटेड आपके पास IAS 16 है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सही है। और ये पढ़ा हुआ है काफी, FA2 से जो पढ़ते आ रहे हैं आज तक पढ़ ही रहे हैं उसको और पढ़ते रहेंगे जिंदगी भर। तो IAS 16 के बाद जो है ना, ये बताइए, सिर्फ ऐसी ओवरव्यू ले रहा हूँ कि क्या हो सकता है कि पहले एसेट बनाना है यस और फिर यूज करना है, क्या ख्याल है? इज इट पॉसिबल कि पहले एसेट बनाना है फिर यूज करना? पॉसिबिलिटी तो है ना। तो जैसे ही कभी ऐसा आ जाए ना कि पहले मुझे ये मॉल बनाना है फिर यूज करना है, तो उसमें IAS 23 आ जाएगा थोड़ी देर के लिए। कुछ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हैं जो जिंदगी भर जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ते, और कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑप्शनल हैं। इवेंट होगा तो स्टैंडर्ड आएगा, थोड़ी देर के लिए अपने आप को एडजस्ट करेगा, जैसे ही मकसद खत्म स्टैंडर्ड खत्म। इनको हम ऑप्शनल स्टैंडर्ड कहते हैं, सही है। इवेंट के ऊपर आता है, लेकिन 16 आपकी जान नहीं छोड़ेगा कभी भी। तो 23 होता है बोरिंग के लिए, जब आपको कुछ बोरो करना हो ना, लोन वगैरह लेना हो, और इंटेंशन क्या हो, इससे क्या बनाना है मुझे, नॉन करंट एसेट, तो ये स्टैंडर्ड बीच में आएगा। अगर आपने जनरल पर्पस लोन लिया है तो 23 नहीं है, एसेट को बनाने के लिए लिया है तो ये स्टैंडर्ड सीखना पड़ेगा, सही। सर पर जनरल में से भी तो लेकर बनाते हैं, वो भी हो जाता है। नहीं, वो एक अलग चीज है, वेटेड वो वाला तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा फिर उसका। क्या हो गया तो फिर अच्छा जी। अच्छा, पहले कुछ क्वेश्चन कर लो आप लोगों से के बाद। देखो, F3 के FR के पेपर के अंदर ना जो भी सवाल आ जाए, जैसा भी, आपको कुछ चीजें नोट कर लेनी है, और इसका ख्याल आपको पूरे पेपर में और जब तक हम पढ़ लेंगे इसका ख्याल रखना है। देखो, चाहे जैसा भी सवाल, आपको सबसे पहले उसका एयर एंड पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रिक्वायर्ड में जाओ, एयर एंड पढ़ लो उसका, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या पूछेगा। कभी 3 साल बाद का एयर एंड पूछता है, हमने समझा शायद जो सवाल दिया हुआ है वही पूछता है, सॉल्व करके टिक लगा के आ गया, जबकि रिक्वायर्ड में बिल्कुल आखिर में एयर लिखा होता है। उसमें करना क्या होता है, हमें काउंटिंग करनी होती है कि कितने साल बाद की बात पूछ रही है। कभी कभी तो 6 महीने बाद की बात पूछ रहा होता है, कभी 3 साल बाद की बात पूछ रहा है।
तो अगर हम हर सवाल में सबसे पहली आदत क्या डाल लें कि एयर एंड क्या दिया हुआ है और फिर एयर एंड को मैच करने के बाद चला इसी साल की बात कर रहा है, फिर तो सवाल जल्दी हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी उसमें। लेकिन अगर 2 साल बाद की बात पूछा तो सवाल लेंदी करवा दिया उसने, पहले 1 साल पूरा करो, फॉरवर्ड करो, फिर दोबारा चलाओ, फिर आंसर। ये लेंदी क्वेश्चन होते हैं। तो एयर एंड पढ़ना बहुत जरूरी है। देखना मिस्टेक जब क्लास में सॉल्व करा रहा हूँ मेजोरिटी ये करेगी जल्दबाजी में एयर नहीं पड़ेगी। सही है। आंसर अच्छा FR है ना, वो पहले साल में जो बच्चा गलतियां कर सकता है वो सब आंसर में डाले। इट्स नॉट F1 कि 2 फ्लैंक ऑप्शन है और 2 में से एक कंफ्यूजिंग और एक सही है। इसमें आपकी पहली गलती वाला भी ऑप्शन होगा, आपकी दूसरी प्रोबेबल गलती वाला आंसर भी होगा और आपका जो श्योर आंसर है वो भी होगा। एग्जामिनर कहता है कि इसके कॉन्फिडेंस को जज करना है कि ये स्टैंडर्ड में कितना तेज है। जरा सा भी डाइवर्ट होके किसी चीज को गलत रिकॉर्ड करेगा ना, इसका ये आंसर आएगा और ये टिक लगा के बाहर आके कहेगा पेपर जबरदस्त हुआ। फिर पता नहीं क्यों फिर रिजल्ट देख के बोलेगा ये क्या होगा। तो भाई पहले देख लो इसको, इतना आगे जाके क्यों सोचा तुमने। सही है। तो एयर एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा फिर उसके बाद दूसरी बात, किस स्टैंडर्ड के हिसाब से सवाल आ गए। अच्छी बात बताऊं, पहले से लिख देगा एज पर IS 16। अच्छी बात लगती है एज पर IS 37। बात ही शुरू ऐसे करता है, फौरन उसको विजन बना लिया कि अब क्या क्या मुझे ख्याल रखना है, उस स्टैंडर्ड में क्या क्या बातें थी मेरे पास, ताकि जो है ना फिर डाइवर्ट ना हो उसके अंदर। सही है। अगर आपने ये गैस ही नहीं किया तो सवाल पढ़ने के बाद कहेंगे कहाँ से आ गया ये सवाल। सही है। तो इसलिए अच्छी बात ये कि वो लिख के दे जाता है, तो हमें इससे एक फायदा हो जाता है। सही है। तीसरी नंबर पर वो इनकम स्टेटमेंट के बारे में सवाल का जवाब मांग रहा है या बैलेंस शीट के हिसाब से मांग रहा है। एक्सट्रैक्शन बिल्कुल। MCQs में कोई एक बात पूछेगा और अगर दोनों पूछेगा तो सवाल लेंदी होगा। सही है। तो हम सीखेंगे पूरा हमेशा, लेकिन पेपर में जाके रिक्वायरमेंट में जाके पहले एयर पढ़ लिया। सबसे पहली लाइन जो होती है ना सवाल की शुरू की, वहां स्टैंडर्ड लिखा होता है और नीचे ही जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें SOC या SOP लिखा होता है। ये हर सवाल की बात, छोटे छोटे MCQs भी, OTQs, कोई भी सवाल आ जाए उसमें ये काम पहले करो भाई। बाद में फिर कोई फायदा नहीं है ना उसको करने का, फिर गलती कर दोगे सॉल्व करने बैठ गया। अच्छा सॉल्व करने में परफेक्ट हो लेकिन मांग नहीं रहो, पूरा सवाल सॉल्व कर लिया 4 मिनट में, बाद में पता चला ये तो आंसर इसी में लिखा हुआ, तो टिक लगाना था। ऐसे सवाल भी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं उसको कहता हूँ 30 सेकंड क्वेश्चन, जो आप अपनी चालाकी हुई 30 सेकंड में कर सकते हैं। सही है। उसका तरीका क्या है, पहले रिक्वायर्ड पढ़ लो, सवाल पढ़ के टाइम वेस्ट करोगे। सही है। क्योंकि तुम पूरा पढ़ के आओगे रिक्वायरमेंट पे फिर ऊपर जाओगे, ये गया 1 मिनट गया। और ये एग्जामिनर की ट्रिक है, क्योंकि ACCA में खराबी है, वर्डिंग्स डालना है ताकि टाइम वेस्ट हो। टू द पॉइंट बात कर दो भाई, लेकिन हर सवाल में सिनेरियो खेलना है थोड़ी देर के लिए ना, ताकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो बच्चे। तो आपने एयर एंड देख लिया, अच्छा, और फिर देखा सवाल किस एयर पे चल रहा है, तो पता चल गया भाई ये इसी साल का सवाल है। और दूसरे नंबर पे स्टैंडर्ड कौन सा है, तो हल्का सा ओवरव्यू हो गया। और इनकम स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट का आंसर जल्दी आएगा क्योंकि चीज की शुरुआत ही वहीं से होती है। और बैलेंस शीट का आंसर समझ लें उसने एंड पूछ लिया आपसे, ये थोड़े से लेंदी होंगे। और हर स्टैंडर्ड के अंदर जो है जो बातें लिखी हुई, कभी कभी वो स्टैंडर्ड, अच्छा थ्योरी में क्या पूछेगा पता, अगर स्टैंडर्ड की थ्योरी आ गई पेपर में तो कुछ सॉल्व नहीं करना होगा, कहेगा ये सिनेरियो है, ये बताओ इसमें करते क्या है। सिनेरियो दे दिया मैंने आपको, सॉल्व कुछ नहीं करना। तो नीचे 4 ऑप्शन लिखे होंगे, हम उसमें बताएंगे स्टैंडर्ड इस चीज को एक्सपेंस करने के लिए कहता है, स्टैंडर्ड इस चीज को बैलेंस शीट में भेजने के लिए कहता है, स्टैंडर्ड इसको इग्नोर करने के लिए कहता है, स्टैंडर्ड कहता है ये मेथड अब वैलिड नहीं है। थ्योरी वाले सवाल ऐसे होते हैं, स्टूडेंट सबसे आगे कंफ्यूजन में क्या कहते हैं, सर थ्योरी आ गई। मैंने कहा कोई हवाई थ्योरी तो नहीं आई होगी, उसने किसी स्टैंडर्ड की कोई बात पूछ ली होगी तुमसे। कुछ सवाल OTQ में आए, सारा सवाल ऊपर कैलकुलेशन बेस है, सारा सवाल
अब स्टूडेंट ने जल्दबाजी में कैलकुलेशन शुरू कर दी, फिर जब सवाल पे आया नीचे एक भी नहीं माना, क्योंकि रिक्वायर्ड पड़ी नहीं थी, जल्दबाजी का शौक है ना असल में। नीचे पूछा था ऊपर वाली फला वाली अमाउंट कहाँ लेके जाओगे, वो तो नीचे पढ़ लिया, हमसे कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए थे, वहां टिक लगा दो जाके जल्दी से। अच्छा जी, ऊपर वाला सिनेरियो अगर चेंज कर दिया जाए तो कहाँ पे जाती है ट्रीटमेंट? थ्योरी 5 और थ्योरी के सवाल, एक भी कैलकुलेशन नहीं थी उसमें। इसका मतलब है थ्योरी के सवाल अगर आपकी ग्रिप हो ना तो ऊपर का सवाल पढ़े बगैर भी हो सकता है। बताओ कैसे? क्योंकि स्टैंडर्ड पढ़ के गए हो, स्टैंडर्ड में बातें लिखी होती है कि ये चीज यहाँ जाती है, ये चीज यहाँ जाती है, तो थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखना। किट में होंगे ना। बहुत सारे तो पेपर होगी 2 घंटे का होगा। 3 घंटे 15 मिनट्स रीडिंग टाइम, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम भी होता है उसमें। सही है, तो 2-3 बातें तो ये हो गई, मैं फाइल भी भेज दूंगा, इसमें ख्याल रखना। सही है, मेरा एक क्वेश्चन अच्छा जी। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि हमें प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना बल्कि रेंट पे देना? आपने ये इंटेंशन चेंज की कि मुझे रेंट पे देना, तो स्टैंडर्ड चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40। सर 16 के अंदर फॉर रेंटल टू अदर्स की भी एक चीज लगी है सर, वो क्या फर्क आता है उसके अंदर रेंट और इसमें? तो 40 के अंदर जब पढ़ेंगे ना तो वो जरूर आए, अभी पढ़ेंगे। सही सही। तो एक होता है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल होता है क्या होता है? यस, नॉन फिजिकल सब्सटेंसेस। सही है, इसको छू नहीं सकते। देख भी नहीं सकते। कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी। एक पूरी बात करो, मतलब बिटकॉइन की शक्ल बताओ क्या है? बिटकॉइन की शक्ल बताओ क्या है? बिटकॉइन जो उसने लिख दिया बी तो बिटकॉइन होगी, ऐसा नहीं है, इंटेंजिबल है, इसीलिए आज तक डाउट है, क्योंकि आज है कल नहीं है। सही है, इसीलिए देखो। सही है, इसके बाद हम जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ ना ये अच्छा है, 16, 23, 40 इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। 36 का मतलब है, देखो रिवैल्यूएशन बताया किसी ने? यस, कोई बताओ मुझे रिवैल्यूएशन क्या होता है? ऊपर चले आए नीचे मार्केट में वैल्यू बढ़ जाए, अच्छी बात है। रिवैल्यू अच्छा, वैल्यू कम हो जाए, एक्सपेरिमेंट हो जाती है। इसके लिए स्टैंडर्ड ही अलग बना। किसी भी तरह का टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, दोनों को टेस्ट किया जाता है एक्सपर्ट से हर साल, क्या ये रूल है। और अगर वैल्यू डाउन हो रही होती है तो उसको इम्पेयर कर देते हैं। इट्स अ प्योर लॉस, डायरेक्ट ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। सही है, इसका बैलेंस शीट इम्पैक्ट ही नहीं है। हाँ, जिस एसेट पे ये गिरेगा उसको फर्क पड़ेगा। क्या ख्याल है? प्रॉपर्टी एकदम डिक्लाइन पे चली गई, क्राइसिस हो गए, हालात खराब हो गए, कंपनी की फैक्ट्री पहले प्रेस्टीज एरिया में थी, उस जगह को लीगल कर दिया तो बिल्कुल ही वैल्यू डाउन हो गई। वो जो डाउन वैल्यूड है उसने प्रॉपर्टी को तो खराब किया ही, साथ साथ एक बहुत हैवी लॉस दे के गई जाते जाते, इम्पेयरमेंट लॉस। सही। अच्छा, इट कैन बी रिवर्स्ड, हालात अच्छे होंगे। सही है, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। वो अपन रिवैल्यूएशन है। नहीं, उसको पढ़ेंगे, रिवर्सल कहते हैं उसको। अच्छा जी, इन्वेंट्री बायोलॉजिकल एसेट, ये 2 चरण है। 2 पे मेरे ख्याल से काफी ग्रिप होगी, फिर भी मैं 2 से ही स्टार्ट करूंगा आपका कोर्स ना, IS 2, ताकि जरा कॉन्फिडेंस बढ़े। उसके किट के सवाल करके थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, पेपर में शायद ही सवाल है, सासी बात है, क्योंकि वो लेवल नहीं है ना उसका, वो नहीं पूछता। एरर के क्वेश्चन तो इस तरह से होंगे, स्टैंडर्ड में गलती करेगा, ये समझे, स्पेसिफिक एरर नहीं आता कोई, बड़े हो गए। हम स्टैंडर्ड बच्चा पढ़ के आएगा, हम उसकी वो ट्रीटमेंट करेंगे, वो समझेगा शायद यही होती है, और बेवकूफ पूरा सवाल करके आ जाएगा। तो कहेगा क्योंकि एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हो, तो मैंने कहा सही हो रहा होगा। मैंने कहा भाई वो ऐसी शराफत से बात करता है, मैंने फला चीज को एसिड बना दिया, मैंने कहा सही क्या होगा। मैंने कहा एसिड नहीं बनाना था भाई, स्टैंडर्ड इसको एक्सप्रेस करने को कहता है, ये तो आपको पढ़ के जाना चाहिए था ना। बात समझ में आ गई? तो हमें हर बात को, हर स्टैंडर्ड को इतना ग्रिपिंग पढ़ना होता है कि जब वो सवाल में अचानक से ट्विस्ट करे तो हमें ऐसा लगे कि करंट लगा दिया किसी ने कि भाई ये क्या किया तुमने अचानक से।
ये तो नहीं पढ़ा था स्टैंडर्ड में हमने, फौरन आपको उसको स्टॉप करके उस चीज को सही करना है। और इसको सही करने का पेपर में किसी जगह लिखा हुआ नहीं आता। बात समझ में आ रही है? एरर को रिमूव करने का कोई एडजस्टमेंट का कोई पेपर में लिखा हुआ नहीं आता। कहते खुद गैस करो कि अगर मैंने किसी स्टैंडर्ड के अंदर ब्लाइंड खेला है और मैं जानबूझ के उसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, तो तुम पढ़ के क्या हो घर से पहले? तो मैं स्टैंडर्ड परफेक्ट होना चाहिए, मैं तो करूंगा गलतियां। तो आपको दो काम करने हैं, एक तो सही करना है, एंट्री सही करनी है उसकी, और फिर जहां जहां उसका इम्पैक्ट गया उसको भी सही करना पड़ेगा। तो हमें देखो वो सिनेरियो क्या आएगा ये नहीं पढ़ना है हमें स्टैंडर्ड को ढंग से पढ़ना। ऑप्शन में ताकि जब वो ट्विस्ट करे ना तो क्लास में से कोई ना कोई कहे सर ये देखें ये इसने इस लाइन में जो ना किए गड़बड़, क्योंकि हम तो स्टैंडर्ड में ये पढ़ के नहीं आए। तो ये कॉन्फिडेंस होता है सिर्फ आपका। सही। तो IS2 इन्वेंट्री, इसमें आपका फीफो एवरेज वगैरह कुछ नहीं आएगा। सही है, इसमें सिर्फ NRV आएगा NRV टेस्टिंग या फिजिकल काउंट। याद है किसी को? yes ऑडिट के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो आएगा बहुत से, या NRV आ जाएगा, रिवर्स वर्किंग आ जाएगी। सही है। 41 एग्रीकल्चर पे रखा है उन्होंने, बायोलॉजिकल एसेट्स पे। मतलब वो कहते हैं सिर्फ ये फैक्ट्री बिल्डिंग इक्विपमेंट्स ये एसेट नहीं होते, ये क्या नाम है आपका, दरख्त हो गए, एनिमल्स हो गए, ये भी एसेट होते हैं, लेकिन ये लिविंग एसेट्स होते हैं। फर्क हो गया। लैपटॉप, प्रिंटर, मशीन्स में लिविंगनेस तो नहीं है ना जरा सी भी, लेकिन प्लांट में, उसमें एग्रीकल्चर के अंदर दरख्तों में और एनिमल्स में इसमें लिविंग हैबिट है। तो कैटल्स वालों को जो कि जैसे एंग्रो है, एंग्रो का जो है ना वो एंग्रो फूड्स भी है और एंग्रो के शेयर मार्केट में फ्लोट भी होते हैं। तो ये जो ऑल्पर्स है, ओमोर आइसक्रीम है, इसके इनके अपने फार्म्स हैं असल में। तो ये वहीं से मिल्क लेते हैं और बाकी आउटसोर्स से लेते हैं मिल्क, उसके बाद अपनी अकाउंटिंग पूरी करते हैं। तो फिर इनको क्या फॉलो करना पड़ता होगा? 41। सऊदी अरब में बहुत सी कंपनीज हैं जो कि डेट्स, खजूर के बिजनेस करती हैं और बड़ा बड़ा उनका बहुत बड़ा फार्म है उन लोगों का ना, पूरी दुनिया में सेल होता है। तो वो रजिस्टर्ड लेवल की हैं, तो उनको भी फिर IS 41 फॉलो करना पड़ता है और इसकी प्लेस नॉन करंट एसेट है। सही है, इसको भी अकाउंटिंग करेंगे, उसको डिस्पोज करके उसका गेन और लॉस रिकॉर्ड करेंगे। सही है। और अगर मरने के बाद भी कोई खरीदने को तैयार है उसका गोश्त बेचने के लिए, तो गेन रिकॉर्ड करेंगे। सही है। होता थोड़ी है कोई, क्या हो गई। सही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सब में पाकिस्तान की बात थोड़ी हो रही है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। अच्छा जी, लोन्स के लिए बाकायदा एक स्टैंडर्ड है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हर वो शेयर्स, हर वो लोन जो कि ट्रेडेबल है, शेयर्स ट्रेडेबल होते हैं, लोन के उसके सर पे उससे मेरे पास, इन सबको यहाँ पे ट्रीट करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इसमें लोन्स की बातें होंगी और शेयर्स की बातें होंगी, इसके लिए रखा हुआ ये स्टैंडर्ड पूरा। लीजिंग आजकल बहुत ज्यादा इन हो गया मार्केट में। अच्छा, हर किसी की पॉकेट में प्लांट लगाने के लिए करोड़ों रुपए नहीं होते, लेकिन दुनिया में इन्वेस्टर बहुत हैं जो आपके बिहाफ पे आपको प्लांट इक्विपमेंट खरीद के दे देंगे। तो फिर वहां से लीज अकाउंटिंग शुरू होगी। बिल्कुल, रेवेन्यू तो बहुत जगहों पे आते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं आते, रेवेन्यू में भी आते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड में आते हैं। ये एक बहुत अच्छा यूनिवर्सल सब्सटेंस ओवर फॉर्म का रूल है जो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पे आता है। अच्छा, इसकी अकाउंटिंग पढ़नी है, लीज की अकाउंटिंग। अच्छा, लीज की अकाउंटिंग आधी है कुछ, सही, हाफ। क्या मतलब सर आधी? देखो, जो लीज पे लेता है ना उसको कहते हैं लेसी, लीज पे लेने वाले को कहते हैं लेसी, और जो लीज पे देता है उसको कहते हैं लेसॉर। तो उन्होंने SBR के लिए लेसॉर अकाउंटिंग रख दी है। वो कहता है कि स्टूडेंट लेसी अकाउंटिंग परफेक्ट सीख क्या है। परफेक्ट मतलब हम हमेशा लीज पे लेंगे, हमारा क्वेश्चन ऐसा आएगा ही नहीं जिसमें हम लीज पे दे रहे हो, कोर्स में ही नहीं है। तो हमें वो अकाउंटिंग करनी है जो लीज पे लेना। और वैसे भी एक छोटी कंपनी वैसे भी लीज पे देने के काबिल थोड़ी होती है, वो तो लीज पे लेके अपना गुजारा कर रही होती। सही है। तो लीज अकाउंटिंग सीखनी है। फिर प्रोविजन की जो थ्योरी का स्टैंडर्ड है 37 और 10, ये सारे स्टैंडर्ड्स के बाद लॉजिकल क्वेश्चन दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसकी लॉजिक बदल जाएगी, सुन लो। ये 10 जो है ना, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये बहुत ही हल्का था F3 में। अब ये हो जाएगा कि बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है ये दुनिया में लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि इसमें एंट्री वेंट्री तो नहीं होती, लेकिन ये डिसीजन मेकर स्टैंडर्ड है। ये बताता है एंट्री किसकी बनेगी, किसकी एडजस्टमेंट होगी, किसकी नहीं होगी। मतलब ये यस और नो वाला स्टैंडर्ड है। तो ये सारे ऑडिटर यूज करते हैं ऑडिट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। और 37 प्रोविजन, कंटेंजेंट वगैरह जो है सारा सही, तो इसकी डिटेल है।
बहुत ज्यादा। ये तो सारे स्टैंडर्ड ही मदद करेंगे, लेकिन एफिट इतना हैवी नहीं है जितना ये एफआर है। उसके थोड़े से स्टैंडर्ड्स के अंदर वर्किंग है सारे। तो टैक्स जो है ना आपका मेन स्टैंडर्ड है, ये भी बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है किस सेंस में, उसकी क्रिटिकलिटी इन्होंने एफआर में कम रखी है। एक्सट्रीम पे जाएगा ये बिल्कुल एसबीआर, फुल एक्सट्रीम पे, हर एरिया के अंदर प्रॉब्लम करेगा। डेफिनेट देखो इंटरव्यूज के अंदर ना, जो भी आप जाएं स्किल्स करने के बाद, वो टैक्स के बारे में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लाजमी सवाल करते हैं इंटरव्यूज के अंदर। वो कहते हैं जिस बच्चे का ये दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, ये संभाल लेगा, एरिया संभाल लेगा पूरा। सही है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब शेयर्स की बातें और लोन्स की ट्रीटमेंट ना, और टैक्स का मतलब है, तो ये तो बहुत बड़ा खतरनाक मामला है टैक्स तो है ना। वो हम एफएम नहीं पढ़ रहे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो वहां होता है। और दूसरी बात, एसबीआर के अंदर वो कॉलर पुट ऑप्शन देगा, क्योंकि उसके लिए उन्होंने IAS 39 रखा हुआ। यहाँ देखो 39 नहीं है, 7 और 9 है IFRS में। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, उसका थोड़ा सा पोर्शन उन्होंने रखा है एफआर में, ताकि ग्रिप थोड़ी सी लेकर आओ, और एक्सट्रीम जो है ना वहां चले आएगा। अच्छा, टैक्स भी इतना एक्सट्रीम नहीं है जितना कोर्स में, उतना ही बताऊंगा। अच्छा जी, एसेट को बेचना आता है आप लोगों को? चलाया, बेच दिया, नॉन करेंट एसेट, गाड़ी, प्लांट, फैक्ट्री, जो भी है उसको बेचते हैं। कहीं पे भी बेचे भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता, लेकिन उसका कोई प्रोसीजर याद है किसी को? थोड़ा सा एसेट को बेचना है, सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, अकाउंटिंग सिखाओ उसकी मुझे। याद है सबको? नेटबुक निकालना आता है। पहले पूरा जो पुराना स्टैंडर्ड है फॉलो करके उसको कहाँ लेकर आओ पहले, और उसमें आपकी परफेक्शन आए 16 की होनी चाहिए पूरी। जरा सी भी मंस वगैरह कोई चीज भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा। और उसके बाद उसको कंपेयर करना होता है सेल प्रोसीजर। ये आसान प्रोसीजर शुरू हो गया, कंपेयर करते ही गिवन लॉस आ जाएगा, ऐसी था ना। अब इस फॉर्मेट को भूल जाए, सही है। वो F3 था, क्योंकि उसके ऊपर हम स्टैंडर्ड कहाँ पढ़ते थे इतनी डिटेल में। सही है। अब पूरी टीम बैठेगी कंपनी, पूरी मीटिंग्स में, और उसमें पहले ये डिसाइड होगा बेचना है या नहीं बेचना है। फिर बेचने का टाइम रखा जाएगा, कितने अरसे में बेच देना। फिर एक बायर ढूंढा जाएगा, एडवर्टीजमेंट की जाएगी। हमारी तरह नहीं होगा, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है फॉर सेल। ये कैसी सेल है भाई? कभी किसी अप्लायंसेस शॉप में गए कि एसीज बेचने के लिए रखे हुए? मैंने कहा कौन सा एसी बेच रहे हो सर? ये जो लगा हुआ, ये तो बेच रहे हैं हम लोग। आप जैसी बोलेंगे ना खरीदना, निकाल के दे देंगे आपको। हमेशा वो आपको पैक, ये 16 है, चल रहा है ना, ये 16 है, वो ये आपको देगा भी नहीं। अब उससे आप बहस कर रहे हैं, ये चल रहा है ना, ये दे दो। ये डेमोन्स्ट्रेशन देख ली मैंने, अच्छी कूलिंग कर रहा है, आधे घंटे खड़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठंडा कर रहा है जबरदस्त। वो कहेगा नहीं सर 16 है ये, इट इज नॉट फॉर सेल। वो जो रखा हुआ ना पैक, वो सेल के लिए, वो इन्वेंट्री है मेरी IAS 2, वो बेचना है। मेरी इंटेंशन रखने की बन गई, चलाने की, मैंने 16 बना दिया उसको। मेरी बेचने की इंटेंशन नहीं, मैंने 2 बना दिया, इन्वेंट्री बना दिया इसको। और सर जिस दिन मेरी इसको बेचने की इंटेंशन होगी ना, तो ये 2 नहीं बनेगा। अब अकाउंटिंग के रूल्स है, ये 16 से IFRS 5 में जाएगा। इसका नाम है हेल्ड फॉर सेल एसेट, बेचने की नियत से रखने वाले एसेट। तो इस स्टैंडर्ड में और IAS 2 में फर्क बताओ। इन IAS 2 शुरू से बगैर चलाए, बगैर यूज किए बेचने की इंटेंशन, और ये वाला स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया, बिल्डिंग इस्तेमाल की, अब बस हो गया, रेंट पे दे दी उठा के, 40 पे चले गए, 16 से 40 पे चले गए। अब इसके MCQ सुनो, 16 से 40 पे जाने का प्रोसीजर बता दें क्या? प्रोसीजर पूछेगा आपसे, तो जिसको 16 पे ग्रिप होगी और 40 पे ग्रिप होगी, उसको प्रोसीजर सिखाएंगे हम। देखो इस प्रोसीजर से गुजरना, सही है। अच्छा जी, तो हाँ ये रूल है भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप बताएं कंपनी का बिल्कुल ही छोटा एसेट क्या हो सकता है? प्रिंटर हो सकता है, ऐसी है ना। एक प्रिंटर को बेचने के लिए ऐड बनाएगी, जैसा आप करो ना मटेरियल। जब भी कंपनी में चेंज ओवर होता है ना, पूरा डिपार्टमेंट चेंज होता है। छोटे मोटे तो गिनते भी नहीं है वो, क्या ख्याल है? उसको तो उसमें डाल देंगे मिसलिनियस में, ले जाओ। सोल ट्रेडर थोड़ी है, सोल ट्रेडर में होता है सब, सही है, कंपनीज में नहीं होता है।
कि लेके चलेगी, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं तो कहाँ से होगा उसमें। तो IFRS 5 जब भी पढ़ेंगे इसका मतलब है पहले इंटेंशन टू यूज था, अब इंटेंशन टू सेल हो गया, तो स्टैंडर्ड थोड़ी देर के लिए बीच में आएगा। कितने अरसे के लिए? जितने अरसे में बेचने के लिए रखा और बिक गया। सर कभी परचेजेस को भी हम लोग एक कैटेगरी के लिए ऐसे कंसीडर करते हैं परचेजेस को, तो वो क्यों होता है? परचेजेस को हमेशा एक्सपेंस कंसीडर करते हैं शुरू से लेकिन शुरू से आखिर तक। लेकिन अगर साल में गोडाउन में कोई चीज बिकने से रह गई तो अकाउंटिंग एक दिन के लिए अपना रूल बदलता है और उसको करंट एसेट बोल देता है। क्या ख्याल है? 1 मिनट के लिए उसको करंट एसेट कंसीडर कर लेता है। कैसे? क्योंकि उसको बैलेंस शीट में जाना होता है। ये रूल याद है? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद है? इनकम स्टेटमेंट में सबसे लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल निकालते वक्त एंडिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं। ये तो बच्चों वाली चीज बिल्कुल अब तो कब से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो याद ही होगी। आप जब अवेलेबल फॉर सेल निकाल लेते हो उसके बाद आप उसमें से क्या माइनस करते हो? एंडिंग इन्वेंट्री। माइनस करने की वजह बताओ। उसकी नेचर एसेट हो जाती है एक दिन के, और इनकम स्टेटमेंट में एसेट रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ऊपर जो परचेज दिखी थी ना वो उसकी इंटेंशन एक्सपेंस थी, हमने कहा पड़े रहने, उसी में से कुछ रह गए होंगे, तो जो रह गए वो कब बिकेंगे? बाद में। अकाउंटिंग ने कहा सही है, एक दिन के लिए उसको क्या मान लेते हैं? अकाउंटिंग साइकिल एंड पर बिल्कुल बिल्कुल आखिरी दिन ना 31 दिसंबर समझ, उसको क्या मानना पड़ता है? एसेट कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। और उसके बाद यहाँ वो एंडिंग बना, माइनस हुआ, जाके बैलेंस शीट में गया, एसेट बना। अगले दिन जैसी ओपनिंग बैलेंस शीट बनी उसने फौरन अपनी नेचर क्या कर दी और वो फिर एक्सपेंस हो। अब फिर उसको क्या होना है? अब उसको बिकना है, अब वो ज्यादा रह नहीं सकता। इसीलिए उसको हम एसेट कंसीडर करते हैं जस्ट फॉर 1 डे। लेकिन यहाँ जो हेल्ड फॉर सेल एसेट है इसको अकाउंटिंग कहता है कुछ अरसे तक एसेट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कौन सा वाला? करंट एसेट। जब आप इस एसेट को चला रहे होंगे ना इसी को, ये 16 में फॉल करेगा, लेकिन जब इसको उतार के बेचने की इंटेंशन हो जाएगी तो ये IFRS 5 में जाएगा। कितनी देर के लिए? थोड़ी, जब तक बिक नहीं जाता। जैसे ही सेल हो जाएगा प्रोसीजर खत्म, स्टैंडर्ड खत्म, थोड़ी देर के लिए बुक्स में आता है। IS 8, हाँ बोलो। हमने इसलिए नया ये IFRS क्यों बनाया जिसपे IS 2 भी पूरा नहीं, IS 2 से इसका लिंक नहीं है। मैं फिर रिपीट कर दूं, IS 2 के इंटेंशन से गिनवाओ। डे वन बेचने की। शोरूम की गाड़ियां सर आपकी इन्वेंट्री IS 2 है 16 है? IS 2 है ना? अच्छा, फिर मुझे एक, मैं वहां का मालिक हूँ, मुझे एक गाड़ी समझ में आ गई, मैंने वो चलाने के लिए ले ली। अब इसको कहते हैं नहीं, 2 कन्वर्ट्स इनटू 16। अब प्रोसीजर बीच में आएगा, वो सीखना होगा। सही। अच्छा, कुछ अरसे बाद मुझे बेचना पड़ा, अब 2 नहीं आएगा, अब 2 नहीं आएगा, अब 16 IFRS 5 आएगा, क्योंकि चलाने के बाद बेचने की नीयत हुई है। और चलाने के बाद 16 से गुजरने के बाद रेंट की नीयत भी हो सकती है, IFRS 40 हो जाएगा। अच्छा जी, फिर बेचने की नीयत तो IFRS 5 हो गया। अच्छा, लीज पे देने की इंटेंशन हो गई तो IFRS 16, वो भी लेस और अकाउंटिंग, वो तो कोर्स में ही नहीं है अभी कि मैं किसी को लीज पे दे रहा हूँ, वो तो कोर्स में ही नहीं है। मैं किसी लीज पे लूंगा तो फिलहाल नहीं होगी वो अकाउंटिंग हमारी कोर्स में। सही है। सर जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं कर रहा है वो करवा देना चाहिए हमारे पास। अटेंडेंस शीट भिजवा दो, हो गया अटेंडेंस में। हाँ सही है, हो गया। अच्छा, IS 8 जो है ना बेसिकली बिल्कुल 10 की तरह आखिर में पढ़ना, बिकॉज ये तमाम स्टैंडर्ड्स के समझ लें डैडी जी हैं। इसमें सारे स्टैंडर्ड्स में ना कोई एस्टिमेट होता है, पता है, और कोई ना कोई पॉलिसी होती है, और कोई ना कोई एरर्स होते हैं। तो ये जो IS 8 है ना दुनिया में, ये 3 मामलों को हल करने के लिए बना है कि किसी स्टैंडर्ड में कोई एस्टिमेट की गलती तो नहीं हो गई, या किसी स्टैंडर्ड में कोई एरर तो नहीं हो गया, या फिर कोई पॉलिसी तो नहीं तोड़ दिया आपने। तो ये तीनों को गैस करना किसका काम है? IS 8 का। वंस इट गैस, फिर ये उसकी ट्रीटमेंट उस स्टैंडर्ड पे छोड़ देता। गैसिंग वर्क इसी का है। सर ये ठीक है, और बाकी बच्चों में एनरोलमेंट नहीं हुआ तो वो करवा दें। अच्छा, तो इसमें क्या करें? इसमें तो अटेंडेंस सब मार्क कर लेंगे। अच्छा, दे दूंगा। हाँ सही। तो ये फ्लोट भी कर लें, जिसका नाम आ चुका है उस पर टिक लगा दें, और जिसका नाम नहीं वो लिख दें और फिर सबमिट करें। सही। अच्छा, 33 बड़ा आसान सा स्टैंडर्ड है, बिल्कुल ये शेयर होल्डर के लिए होता है।
अर्निंग पर शेयर कहते हैं उसका, और ये इसका बाकी सारे स्टैंडर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, हैरत की बात ये। तो इसको तो मैं कहता हूँ कि पहले दिन पढ़ना है पहले दिन पढ़ लो, आखिरी दिन पढ़ना है 20 में पढ़ना है, जब दिल करे, क्योंकि इससे किसी स्टैंडर्ड में हिटिंग नहीं होती, इसकी अच्छी बात है। सही है, तो इसको जब चाहे पढ़ सकते हैं। 10 नंबर के सवाल के लिए एग्जामिनर फेवरेट है I-33। अच्छा 15 बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। देखो अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूँ, इतनी जनरल सी बात, दुनिया में कितनी तरह के रेवेन्यूज होते हैं, तो जरा गिनवाना शुरू करो दिल्ली, ऐसी जितना याद है आप लोग। सेल करके रेवेन्यू हो सकता है, रेंट पे रेवेन्यू हो सकता है, दो कमीशन पे रेवेन्यू हो सकता है, रॉयल्टी पे रेवेन्यू हो सकता है, सर्विसेज पे रेवेन्यू हो सकता है, शेयर्स पे नहीं। वो ट्रेडिंग का होता है, उसको ट्रेडिंग, बेचते हैं खरीदते हैं ना, ट्रेडिंग अलग है। और बताओ 5 नाम बताएं इधर से। और रेवेन्यू कमाने के कितने रास्ते दुनिया में? ये सोच लो, इतना ज्यादा जोर नहीं दो दिमाग पे, हम पढ़ेंगे इसको। जो भी दुनिया में रेवेन्यू कमाने का तरीका है ना, उसको कहाँ से गुजरना है, उसके बगैर चारा नहीं। कुछ भी हो, कुछ भी, मतलब मुझे कमीशन भी बढ़ाना है, क्या करूँ, सेल्स भी बढ़ाना है, ट्रेड भी बढ़ाना है, रिटर्न सब बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाना है, सर्विसेज भी बढ़ाना है, वारंटी क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि कोई ना कोई कंपनी तो कमा रही हो। देखो जो इंश्योरेंस कंपनी, उनकी इनकम क्या है, इंश्योरेंस के पैसे। जो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, उसका सर्विस का पैसा है। जो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का पैसा है। तो सारी अकाउंटिंग सिखानी पड़ेगी, इसीलिए ये बड़ा हो जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन छोटे छोटे सिनेरियोज, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है ना। अच्छा आपने उसमें 3 से 4 सिनेरियोस पढ़ाए थे इसमें, मैं नहीं पढ़ा सकता था F3 में, आप बेहोश हो जाते। नहीं पढ़ाया था? सारे सिनेरियो पढ़ाए थे, भूल सकता। 3 से 4 पढ़ाए थे। हाँ 3 से 4 पढ़ाए थे, क्योंकि वो उतने ही कोर्स में थे, और इसमें बहुत सारे। क्या कर, आपकी बातों से लग रहा है कि जो 16 है ना वो सारा सबसे ज्यादा कनेक्ट है दूसरे। देखो मैं स्टार्ट 16 से करूंगा, जितना सवाल करना है कर लेना उससे, मतलब मुझे ग्रिप चाहिए उस पर हर सूरत में, मुझे बार बार पलट के नहीं आना पड़े। देखो तुम 16 भूल गए इसका मतलब, क्योंकि उस 16 के साथ लिंक स्टैंडर्ड बहुत सारे। सही है, मतलब इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि 16 कंपनी की जान है, समझ लें, बैकबोन है उसकी, तो उसके बगैर नहीं चल सकती ना कंपनी। अच्छा जी, इज इट पॉसिबल कि मैंने गवर्नमेंट से ले लिया कुछ पैसा? अब एक तरीका होता है गवर्नमेंट से एड के तौर पे भी पैसे ले लिया, तो एड की अकाउंटिंग नहीं होती। सही है, वो तो मदद है, वो वापस नहीं होती। सही है, एक होती है सपोर्ट, इसको हम कहते हैं ग्रांट। ग्रांट की अकाउंटिंग होती है, एड की अकाउंटिंग नहीं होती। मतलब डोनेशन की अकाउंटिंग थोड़ी होती, क्या ख्याल है? सब्सिडी वापस नहीं होती, गई तो गई। सही है, लेकिन जब यहाँ जो स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, ये स्टैंडर्ड क्यों लेकर आए कोर्स में, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज के पास कभी कभी क्राइसिस आ जाता है, तो उसको संभालने के लिए उस मुल्क की गवर्नमेंट होती है। या ये तो क्राइसिस की बात करूं, एक कंपनी बड़ी जबरदस्त चल रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि हम खुद से पैसा लेना, इससे बेहतर है पैसा इसको दे, ये अच्छी प्रोडक्शन करता है, अच्छी जो है फैक्ट्री लगाता है, इसको काम करना आता है, इसके साथ कुछ शर्तें जोड़ देंगे, यूं नहीं करना, यूं नहीं करना, महंगा नहीं करना, पैसा बाहर नहीं ले जाना, प्लांट यही लगाना, काम करवा लो मुल्क में, क्या हो गया। वो ये ग्रांट जैसी गवर्नमेंट देती है ना, तो अकाउंटिंग ने कहा कंपनी कैसे चलाए इसको, गवर्नमेंट नहीं कंपनी, उसके लिए स्टैंडर्ड बना दिया। इवन यहां तक लिखा है बुक्स में, अगर गवर्नमेंट आपको फ्री में कोई सर्विस दे दी, फ्री, इवैल्यूएटर को बुलाओ और बोलो ये सर्विस अगर बेचती गवर्नमेंट, कितने की बेचती, क्योंकि अकाउंटिंग में नॉन मॉनेटरी की वैल्यू की जगह नहीं है। एक डबल एंट्री जो है ना, डबल एंट्री कैसे बनेगी, इट मस्ट हैव मॉनेटरी वैल्यूज। अगर उसमें नॉन मॉनेटरी ख्वाब ख्याल बातें हैं तो उसकी एंट्री नहीं होती। तो अब ये बताइए, आपको कोई गिफ्ट मिला कंपनीज के अंदर ना, दूसरी कंपनी से कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलते हैं, गिफ्ट मिलते होंगे ना, तो गिफ्ट तो पैसे तो नहीं दिए मैंने, तो क्या अकाउंटिंग करें उसकी, सोचो। तो उसकी मार्केट वैल्यू को कॉस्ट करेंगे, मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी और उसकी एंट्री क्या बनेगी, सिर्फ और प्रिंटर मिले कॉम्प्लीमेंट्री ना किसी जगह से, प्रिंटर डेबिट, ताकि नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड हो जाए, अदर इनकम क्रेडिट फ्री में मिले। कैश तो नहीं दिया ना तुमने, बैंक में भी नहीं गए पैसे, लायबिलिटी है, तो एंट्री तो बनाओ उसकी। और अगर कंपनी में, फर्ज करो कंपनी में प्रिंटर्स आए उसके गिफ्ट के, तो एंट्री बनी थी ये वाली एंट्री,
जब ये एंट्री बन गई अदर इनकम में और प्रिंटर आ गए, तो अब डेप्रिसिएशन भी अलाउड है, रिपेयरिंग भी अलाउड है, मेंटेनेंस भी सब अलाउड है, क्योंकि रिकॉर्ड हो गया। अगर रिकॉर्ड नहीं करते, आपके पास कोई खूबसूरत सा अकाउंटेंट बैठे हुए थे, उन्होंने कहा तो गिफ्ट आया, इसकी क्या एंट्री बना है, अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। साल का आखिर में ऑर्डर आया, क्या ये रिपेयर किस चीज का है, प्रिंटर का, प्रिंटर का है, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्यों भाई, वो तो गिफ्ट में मिले थे। तो भाई गिफ्ट में मिली हुई चीज की तुम रिपेयरिंग कर रहे हो, कंपनी पे उसका एक्सपेंस डाल रहे हो, मेंटेनेंस डाल रहे हो, भाई कुछ जस्टिफिकेशन होती है, कोई लिंक होता है, क्या कर रहे हो ये? तो इसीलिए कहेगा पहले क्या करो, रिकॉर्ड करो, उसके बाद तमाम चीजें क्या हो जाएंगी तुम्हारे लिए वैलिड। यहाँ पर भी ग्रांट में क्या होगा, कभी गवर्नमेंट पैसे देगी, कभी पैसे देगी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, और कभी एसेट को खरीदने के लिए। और उसके साथ हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड में ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लगा दी। तो एग्जामिनर जो है ना, ज्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट बताते हैं सर वो ब्रीच वाली बातें पूछ रहा है, वो जो तमीज से अकाउंटिंग चल रही है ना ग्रांट की या उसकी गवर्नमेंट की, वो नहीं पूछ रहा, वो तो बच्चों वाली अकाउंटिंग है। वो कहता है अगर फला रूल तोड़ दिया तो अकाउंटिंग कैसी होगी, गवर्नमेंट की फला रूल ब्रेक कर दिया तो अकाउंटिंग कैसी होगी, उसके सीधे सीधे रूल्स हैं, वो रूल्स पूछ रहा है पेपर के अंदर। आसान आसान से रूल्स हैं, वो भी 3-4 याद हो जाएंगे वो। अच्छा जी, इज इट पॉसिबल कि मेरा रॉ मटेरियल बाहर से आता है, मैं पाकिस्तान में हूँ और चाइना से आ रहा है और दुबई से आ रहा है, तो जब उन्होंने इनवॉइस भेजी होगी तो उस पर क्या लिखा होगा, दरहम्स, डॉलर्स, यान, ये लिखा हुआ होगा, और मुझे पाकिस्तान में एंट्री बनानी है पीकेआर करेंसी, तो फिर उसके बीच में ये स्टैंडर्ड आ जाएगा करेंसी। इसका मतलब है ये एक और ऑप्शनल स्टैंडर्ड है, जिस तरह ग्रांट ऑप्शनल स्टैंडर्ड। सही है भाई, कोई कंपनी ग्रांट लेगी गवर्नमेंट से तो ये IAS 20 में जाएगी ना, सालों से कभी ग्रांट ही नहीं ली तो ये स्टैंडर्ड तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। इसी तरह से फॉरेन करेंसी में वो मुल्क आता है जो कि इंटरनेशनल मार्केट से लेंगे। सही है, फिर उन्होंने कोर्स में सिर्फ इतना रखा है अभी बहुत आसान, कि सिर्फ इसको स्टूडेंट को ये सिखा के भेज दो कि अगर फला मुल्क से चीज आ रही है या हमारे मुल्क से जा रही है तो अकाउंटिंग कैसे होगी। पूरी कंपनी नहीं खोल लो वहां पे, वो फिर चेंजेस करनी पड़ती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उस हाँ बोलो। अगर हम बाहर से कोई चीज मंगवा रहे हैं तो वो तो फॉरेन करेंसी तो चेंज होती है, और जो टैक्स के इम्पैक्ट होते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो कुछ कोर्स में नहीं है अभी, क्योंकि वो कह रहा है F6 नहीं पढ़ रहा बच्चा, TX नहीं पढ़ रहा, TX पढ़ेगा तो वहां फंसा देंगे उसको। अभी सिंपल सी बात, वहां से इनवॉइस आई, मेरे पास रिकॉर्ड हुई, जब मैंने पे किया तो मैंने फिर रिकॉर्ड की, और पे करते वक्त या खरीदते वक्त मुझे लॉस क्या गेन हो गया, क्योंकि हम रहते हैं पाकिस्तान में। सही है, और हमारे मुल्क में चलता है फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, सबसे बड़ी खराबी, सबसे बड़ी बीमारी, जो कि आज कल कुछ है कल कुछ है, समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, जो कि दूसरे मुल्कों ने साइन किया हुआ है फिक्स्ड। अब फिक्स अगर दुनिया में चल जाए ना कि भाई आपका स्टैंडर्ड हमारा करेंसी एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया, तो IAS 21 उस मुल्क से खत्म हो जाए, क्या समझे, क्योंकि रेट क्या हो गया, फिक्स हो गया, फ्लक्चुएट नहीं होगा। जब नहीं होगा तो खरीदने वाले दिन भी वही रेट, बेचने वाले दिन भी वही रेट, प्रोसेसिंग में भी वही रेट, क्या कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब दूसरे मुल्कों से डील्स हो रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा करेंसी, क्योंकि रेट पहले से क्या हुआ है। और जिस मुल्क में ऐसा हो जाए ना, उस मुल्क से करेंसी एक्सचेंजर, बैंक अकाउंट, करेंसी सब खत्म, क्योंकि फ्लक्चुएशन ही नहीं हो रही। हमारे मुल्क में माशाल्लाह से स्टूडेंट के पास डॉलर रखे होते हैं, अब उससे पूछो डॉलर क्यों लिए, सर वो महंगा हो जाता है ना। मैंने कहा तुम्हारी जरूरत है डॉलर, नहीं जरूरत तो नहीं है, हाँ महंगा हो जाता तो मैं बेच दूंगा, मेरे पैसे आ जाएंगे, पॉकेट मनी से खरीद। मैंने कहा बताओ एक्सचेंजर बेवकूफ उसको बेच रहा है जिसको नॉलेज भी नहीं है जरा सी भी, उसको सिर्फ मार्केट में किसी ने कहा डॉलर लेके रख लो, तो मुल्क की बर्बादी में मैंने कहा तुम्हारा हिस्सा भी पड़ गया। जितना तुम डॉलर खरीद के रखोगे, जो जिसको जरूरत है बिजनेसमैन को, वो उसको डॉलर मिलेंगे नहीं मार्केट में, तो क्या होगा उसकी वैल्यू इसको कहते हैं बिला वजह में वैल्यू बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है, और इसके अंदर मेरा और आपका हाथ भी हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड देखो किस मुल्कों के लिए होता है, जहां पर फ्री फ्लोटिंग लगा हुआ हो, तो हर नई ट्रांजेक्शन में ना नया रेट हो रहा होता है, तो कभी मैं फायदे में या कभी वो फायदे में, यही चल रहा होता है गेम सारा। ठीक, तो कोर्स में उन्होंने फिर ये डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में फ्री फ्लोटिंग ही लगा हुआ है। बड़े जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मुल्क होते हैं, जैसे कि सिर्फ एक मुशर्रफ के दौर में उसने US से बात करके डॉलर को 60 पे फिक्स करवा दिया, फिर 8 साल तक क्या रहा,
60 फिक्स रहा। पेट्रोल 65 से ऊपर नहीं सकेगा, क्योंकि देखो यहाँ क्या कहते हैं, डॉलर चेंज पेट्रोल चेंज, पेट्रोल चेंज डॉलर चेंज, अजीब गेम है। जब डॉलर ही फिक्स हो गया तो उस 8 सालों में पेट्रोल 65 से ऊपर नहीं जा सकता। और माशाल्लाह से दूसरी हुकूमत वाले लोग आए, बेहतरीन काम किया, वो मेथड हटाया और फ्री फ्लोटिंग लगा, और उस पर गुजरे हुए हमें 20 साल चुका हो गया, बर्बादी आपके सामने। फिर उसके बाद से 60 की शक्ल नहीं दिखी कभी, कि डॉलर भी 60 होता है। सही बात है ना, और क्या 260 देख लिया, 160 देख लिया, पता नहीं 360 दिखाना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहुत डेंजरस बात है। सही 300 प्लस है, पॉन्ड की बातें नहीं करो भाई। पॉन्ड की बातें नहीं करो। तो देने पड़ते हैं। हाँ, तो बातें नहीं करो ना, और टेंशन लेने वाली बात है, बातें नहीं करो उसकी। सही है, देखो हमारा स्टार्ट जो होगा ना वो 16 से होगा। सही है, लेकिन मैं उसको पहले IS2 करवाऊंगा थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो ना वो इन टच हो जाए जरा FR के अंदर, कि भाई FR पढ़ रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, और ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं है, क्योंकि जितना F3 में पढ़ाते हैं ना उससे ज्यादा नहीं कर सकता वो, क्योंकि स्टैंडर्ड में जान ही नहीं है, क्या करेगा उसके अंदर। अच्छा जी, फिर ये जो 1 और 7 है ना, 1 जो है ना प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, IS1। इसका मतलब है इस पूरे स्टैंडर्ड में कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है, इनकी प्रेजेंटेशन लिखी हुई है, ये कहाँ कहाँ जाते हैं, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, बस ये सारी बातें थ्योरी की लिखी हुई है। ये चैप्टर 1 और 2 है आपका, बीवी क्या करना। सही है, इसको थ्योरी के तौर पे पढ़ना चाहो तो आज भी जाके पढ़ सकते हो, कुछ भी नया नहीं है इसका। सही है। 7 कैश फ्लो है, वह सही है। कैश फ्लो को जब से 20 मार्क्स क्वेश्चन से हटाया ना उसने, तो 10 नंबर में या MCQs में पूछ रहा है, तो हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पूरा फॉर्मेट के साथ 2 सवाल कर लेंगे बहुत से बहुत, वो नहीं पूछ रहा पेपर, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो वो पूछता भी नहीं है। फिर 3, 10 और 12 ये तीनों कंसोलिडेशन से रिलेटेड, IFRS 3, 10, 12 ये पहले IS थे, फिर ये बदल गए, इन्होंने नाम चेंज किए अपने, और 3, 10 और 12 हो गए। पहले 27, 28 और 3 तो था ही नहीं, बिल्कुल नया स्टैंडर्ड। और IFRS 3 जो है ना, बेसिकली बिजनेस कॉम्बिनेशन नाम है इसका। जब कोई बिजनेस कंबाइन होता है तो किसी एक की तो गुडविल होगी, किसी भी एक की, दोनों में से। सही, तो उस गुडविल को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इस स्टैंडर्ड में सिर्फ ये सिखाया। सही है, कुछ याद हो F3 का हल्का सा, कि गुडविल की कैलकुलेशन कराते थे, हर बार ही करते थे। सही है ना, वो कैलकुलेट करने का प्रोसीजर IFRS 3 है बेसिकली, वो बताता है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। और 10 कंसोलिडेशन है, 12 एसोसिएट है, 3 ही है कोर्स में फिलहाल। अच्छा, अब कोई सवाल हो तो पूछ लो पहले, क्रॉस क्वेश्चन। ओके, बताया 3 क्लासेस रेगुलर है, एक संडे को, 4 क्लासेस कब होगी सर? बताऊंगा। टाइमिंग वैसे जो है ना, उम्मीद है कि 3 से 6 वाले होंगे। डेज जो है ना, पीर, बुध, और फिर देखेंगे तीसरा कौन सा है। बाहर से नहीं है। अच्छा, कोई इतवार है तो सुबह रखिए ना। इतवार को जो है ना 2 बजे रखिए, ताकि अगर नींद पूरी करके आना तो नींद पूरी करके आ जाए। अच्छा देखो, एक चीज के लिए ख्याल रखो, रमजान आ गया हमारे उसके अंदर जो है ना, कोर्स के बीच में, तो इसमें आवर्स बहुत निकल जाएंगे आपके। सही, हमें हर सूरत में 5:30 बजे ऑफ करनी है, ताकि असर से निकल के मगरिब तक घर पहुंच जाए। सही है, तो इसका मतलब है हम ड्यूरेशन 3 घंटे की नहीं रख पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 3 घंटे की क्लास हो जाए, लेकिन शायद 2-2.5 घंटे की हो पाए। तो इसके लिए फिर आपका कोऑर्डिनेशन ये चाहिए कि या तो संडे ऑन करवाओ अभी से, ताकि आखिर में फंसने की जरूरत ना हो। एक बात, तो मैं अगर ऐसा कर लेता हूँ ना, तो पेपर से 20 डेज पहले ऑफ करने की गारंटी दे सकता हूँ। 20 डेज पहले कोर्स खत्म हो जाएगा कंप्लीट बिल्कुल, और उसका फायदा ये होगा कि मैं 15 दिन के गैप के बाद फिर बुलाऊं। सही है, 15 दिन आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो, जितना मैंने सिखाया है सब मुझे ग्रुप पे बताते रहना कि क्या क्या चल रहा है, आपस में इंटरेक्शन भी करते रहना। उसके जो क्यूरीज है ना, जमा कर लेना सारी। पेपर से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जो क्लास होती है ना, वो बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ क्यूरीज लेकर आते हैं, पढ़ने कोई नहीं आता। सर यहाँ पे फंस गया था, ये क्लियर करते हैं पॉइंट, बस बाकी सब समझ में आ गया। तो वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है ना, उसके बाद पेपर में जाने के बाद पासिंग क्राइटेरिया बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि असल है कॉन्फिडेंस पास करता है, तैयारी से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। सही है, और कोई चीज?
सर ये 507 और बताओ 507 तो क्रॉप करती हूँ। और कोई सवाल जहन में तो पूछ लो। वैसे भी यार मैं अभी फिलहाल पढ़ाना नहीं चाह रहा कुछ भी, मैं नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊंगा और पहले से बता रहा हूँ IS2 से स्टार्ट करूंगा। सही। अच्छा जी बताओ। देखो बुक के मामले में मेरी सीधी से एक क्वेश्चन आंसर आप लोगों से, किट दोनों करनी है भाई, और क्वेश्चन मेरे हैंड आउट भी काफी होंगे उसके अंदर, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। बुक जो है ना, ये बताओ F3 तक कैपलान BPP की स्टडी टेक्स्ट में से कौन सी थोड़ी बहुत पढ़ी है? थोड़ी बहुत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पढ़ता नहीं है। तो अब देखो जिसकी जो हैबिट थी ना वो स्टडी टेक्स्ट उठा ले, मशवरा चेंज ओवर नहीं आता भाई। उसके बाद चॉइस आ गई, क्या करें? वो देखो वो उतने दिन तक सीरियस नहीं हुआ तो आप सीरियस हो जाए। सर एक कॉल का सेंटर सही। अच्छा मैं आपको लॉजिक बता दूं, BPP जो है ना वो थ्योरी के मामले में बेहतरीन है, मतलब बेस्ट। उसका बस ना चले ना, लाइन आखिरी भी खाली हो ना अगर, वहां भी कोई ना कोई काम की बात लिख देगा। एक तो फॉन्ट इतना छोटा और इतना लिखता है, आपकी सोच है मतलब। उसको पढ़ने के बाद तो जो ना मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इधर उधर से आने वाला है। अच्छा कैपलान बहुत अच्छा है लेकिन टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट है। कॉन्सेप्ट दिया, एग्जाम्पल कराई, आगे। इधर उधर की बातें स्टैंडर्ड में अगर यूं हो जाए तो कैसा होगा, ऐसा हो जाए तो, ये थ्योरी नहीं देता हो, साफ सी बात है। तो BPP पढ़ने अगर देखो, लेकिन BPP से ना खौफ आता है। खौफ क्या है? ये पेज खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये सीरियस बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है इतना लिखा हुआ है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा। तो अगर आपकी एक अच्छी रीडिंग हैबिट है तो देखो आगे ऑडिट का पेपर है, सही है, थ्योरी है पूरा, फिर आपका SBL है, थ्योरी है। तो अगर BPP की आदत होगी ना तो इन पेपर्स में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वो पूरे थ्योरी बेस्ड पेपर है। और BPP ऑडिट के मामले में बहुत जबरदस्त लिखता है वो। जब अकाउंटिंग इतनी अच्छी लिखता है रिपोर्टिंग, तो ऑडिट के आइजा कैसे लिखता होगा, जबरदस्त। तो उसके लिए BPP की बुक बहुत अच्छी है। कैपलान बुरी नहीं है, कैपलान टू द पॉइंट है और पेपर को पूरा कवर करती है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है, पक्का गारंटी पेपर से इधर उधर से कुछ नहीं आएगा भाई, BPP का हाथ डाल ले भाई, मर्जी है बात। सही है। तो देखो आप बताओ, SBR में मैंने कहा 70% थ्योरी, आदत ही नहीं बनी। क्या एकदम कैसे आओगे उसको? अभी बना लो, स्किल्स में आदत बना लो। और किट के अंदर BPP थोड़ा सा कंजूस है, कम सवाल है। कैपलान में काफी सवाल, 400 से ऊपर सवाल, BPP में कम सवाल। अच्छा उसमें से भी 50% रिपीटेड है, BPP कैपलान में रिपीटेड सवाल है, क्योंकि पास पेपर से बाहर तो दोनों में से कोई भी नहीं देगा, कुछ अपने सवाल बनाएगा उसने एक्स्ट्रा। अच्छा किट के अंदर की क्वालिटी है कि मतलब मैं क्लास के अंदर जो ना अपना हैंड आउट कराने के बाद डायरेक्टली किट करवा देता हूँ उसी वक्त ऑन स्पॉट। सही है। उसके बाद जब आप घर जाके कभी किट खोलते हैं ना, तो वो आपका सेकंड रिवीजन होता है, आपके जहन में वो क्वेश्चन बिलर घूम रहा होता है। तो इसमें मेरा फायदा है कि आप बिल्कुल ही ब्लाइंड नहीं हो, एक्टिविटी क्लास में अच्छी हो जाती है, एक फायदा ये होता है। सही है। और कोई चीज? तो क्लास के अंदर पहले कॉन्सेप्ट, फिर मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर फौरन से किट में ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसकी रीजंस कि क्यों ये सही क्यों है गलत क्यों है। आप अपने बार नोट कर लेंगे किट के ये सवाल फलां स्टैंडर्ड के हमने क्लास में कर लिए, सिर्फ नंबर नोट कर लें, ताकि जब करने बैठो ना तो एक कॉन्फिडेंस। देखो मैं तो स्टूडेंट को कहता हूँ अपने बार किट ले लो फिजिकली और उसमें कलरिंग शुरू कर दो, ये सवाल हो गया था, ये हो गया था, तो आखिर में जो ना खूबसूरत सी अजीब सी किट हो जाएगी वो कलरफुल। तो उससे ये पता चलेगा ये सारा पढ़ा हुआ है मैंने, ये सारी चीजें पढ़ चुका एक दफा, अब मैं दूसरी दफा पढ़, बहुत फर्क पड़ता है इससे। पता चला एक स्टूडेंट आता है हमारे पास, वो कहता है सर पहले जरा कोर्स खत्म हो जाएगा, मैं फिर पढ़ने बैठूंगा। मैं देखता हूँ तुम क्या पढ़ने बैठे, कम से कम 10 दिन तो तुम माइंड बनाओगे। आज पढ़ूंगा, यस सर ने कहा कोर्स खत्म हो गया अब मुझे पढ़ना है, लेकिन 16 याद नहीं आ रहा। क्यों याद नहीं आ रहा? 2 महीने पहले पढ़ा था, फिर खोला ही नहीं कभी। मैंने कहा बहुत बड़े बीच बीच में टेस्ट करते रहा करो, फिर जैसे ही 2-3 स्टैंडर्ड जाएंगे ना मैं फौरन क्विज लगवा दूंगा, फिर क्विज की डिस्कशन कर लेंगे क्लास में। तो फिर एक काम करना, पेपर भी नहीं देना, क्विज से प्रैक्टिस होती है ना, देखो क्विज की प्रैक्टिस होगी तो मुझसे पूछोगे तो फायदा होगा ना। सही है। देखो 100 की कोशिश करोगे तो 80s में आ जाएंगे, 50s की क्वेश्चन करने वाले का मुझे कोई गारंटी नहीं। सही।
बस सर पास हो जाऊं, देखो वो बस सर पास हो जाऊं के लिए भी 80 को टारगेट, 100 को टारगेट बनाओ, 50 को टारगेट बना रहे हो, तो बताओ चांस ऑफ एरर अगर 1% भी हुआ 49 पे फेल हो जाओगे। तो गलत किया ना तुमने। 50 को टारगेट कौन बनाता है भाई, वो तो F3 से सिखाते हैं। 50 मतलब पासिंग, 50 मतलब पासिंग, नहीं सिखाते हैं, गलत है। 100 मतलब एफर्ट्स कम हो भी गए तो कहाँ गिरोगे आके 80s पे 70s में, यू गॉट पास इन द पेपर। फिर साथ साथ ट्रिक भी सिखाता रहूंगा कि कौन सी बातों को जाके, बड़े सवाल नहीं आएंगे 20 मार्क्स के, उसमें कौन सी काम जाके पहले कर देना उस एक्सेल शीट पे। रेशो का सवाल है तो पहले कर देना जाके, उसके फ्री मार्क्स में उसमें लिखे होते हैं पेपर। कोई चेंजिंग आई है? चेंजेस हर दफा सितंबर में आती है FR के पेपर। अच्छा सही है, तो लास्ट सितंबर में चेंजेस आ गई थी, वो मैं बता दूंगा क्या है। अच्छा, हर पेपर की अलग उसमें आती है। टैक्स का अप्रैल में होता है, टैक्स ईयर पे चलता है। इसका होता है अप्रैल में नहीं, मार्च। उनका टैक्स ईयर अप्रैल है, सॉरी जून अटेम्प्ट में। नहीं उनका टैक्स ईयर अप्रैल है। तो जो अप्रैल अटेम्प्ट होती है ना, जो हमारी जून अटेम्प्ट होती है, उसमें नहीं आ रहा था। उसके बाद आता है, क्योंकि वो एकदम सर पे आ जाती है। अच्छा। नहीं समझे, टैक्स वालों का रूल ये है कि अगर देखो अप्रैल उनका एयर है ना असल में, चेंजिंग एयर, तो वो जून में देंगे तो ना किट चेंज हो पाएगी ना कुछ हो पाएगा, फिर वो सितंबर से शुरू करें ताकि एक अटेम्प्ट पुरानी अटेम्प्ट पे चल जाए। ये उनका एक सीक्वेंस है, सिनेरियो। हाँ तो नहीं दे सकते ना वो, ये बुक एनेक्टमेंट जून तक है, उसके बाद चेंजेस आ जाएंगे, जबकि वो अपनी चेंजिंग टैक्स की अप्रैल में कर चुके होंगे लेकिन पेपर में नहीं आएगी, वो सितंबर अटेम्प्ट से आएगी। अच्छा जी, और कोई सवाल? जी जनाब, कोई सवाल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी क्वेश्चन, क्यूरी, प्रॉब्लम पूछ लो अभी। स्टैंडर्ड कितना है, मतलब सिलेबस का, मतलब जो रिसर्च में स्टैंडर्ड कितना है, मतलब ये टाइम कंपैरेटिवली बाकी से मैक्सिमम देखो ना, सारा टाइम स्टैंडर्ड खा जाएगा। बीच बीच में मैं क्लास रखूंगा लैब की, उस लैब की क्लास को मैं उस वक्त रखूंगा जब मुझे लगता है इतने स्टैंडर्ड हो गए हैं कि कंपनी का सवाल कर सकता है और 2-3 सवाल में होमवर्क भी दे सकता है। तो फिर एक प्रॉपर ACCA की साइट पे जाके सब लोगों के पास खुला हुआ होगा, वो उसी फॉर्मेट पे करेंगे, कोई भी एक्सेल पे नहीं करेगा। सुन लो, ACCA का जो फॉर्मेट अपना बना हुआ है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट है। अभी से बता दूं, अब पता नहीं यहाँ पे एक्सेस ऑन है नहीं है। हाँ नेट तो चल रहा प्रैक्टिस का होता है, पोर्टल से जाकर चलो किस्मत आपकी। देखो कभी भी प्रैक्टिस करनी हो ना, तो आप ACCA के स्पेसिफिक एंड FR मॉक लिखें तो ये पेज खुल जाएगा, उसमें ना ये होगा कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस वर्कस्पेस। अपने बड़े सवाल के लिए हमेशा प्रैक्टिस यहीं से करनी, पर इसमें खराबी ये सेव नहीं होती। प्रैक्टिस कर लो खूब इसके ऊपर, और प्रैक्टिस करने के बाद ना स्नैपशॉट ले लो, वर्ड पे पेस्ट कर लो। वो उसको होते हैं जिनका पोर्टल से खोलते हैं, पोर्टल से हो जाता है। उनका सेव हो जाता है। ये मैं नॉर्मल क्यों, जब भी कभी प्रैक्टिस करनी जर्नल प्रैक्टिस के लिए, देखो यहाँ पर कोई पोर्टल ओपन थोड़ी करेंगे, यहाँ पर तो हम जनरल साइट ओपन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उससे। तो यहाँ पर जाके हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करो कि कभी फारिग हो ना घर पे बैठे हुए, तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो, वहां जाके फजूल टाइम बर्बाद नहीं करना। वहां पढ़ रहा है बैठे में, क्या मिलेगा? घर से पढ़ के आना चाहिए था उसको। ये तो इनकी बात कर रहा हूं, ये पेपर कैसे करना है, उसमें क्या चीज का ख्याल रखना है, घर से पढ़ के चले आओ भाई, सेम होती है इसी सीने का। देखो इस तरह तो नहीं खुलेगा, पहले MCQs चलेंगे पूरे, फिर OTQs चलेंगे, फिर ये स्क्रीन आएगी। ये स्क्रीन आती है रेशो के सवाल के लिए, इधर क्वेश्चन होगा और ड्रैग का ऑप्शन होगा ऐसे।
रीड करना है, पूरा रीड करना है, फिर जब काम करना है पूरा ड्रैग करना है। सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वहां पे स्क्रीन होती है ब्रॉड स्क्रीन होती है, बहुत जबरदस्त स्क्रीन है, तो हमें ऐसे ड्रैग नहीं करना पड़ता, अच्छी खासी स्क्रीन होती है, तो फिर हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं दोनों। ये स्क्रीन आएगी वर्ड के लिए, उसके लिए रेशो के लिए आएगी। इसमें ऊपर टेबल का ऑप्शन है, टेबल बनाना सिखाएंगे आपको, फिर टेबल में कैसे पुटिंग करते हैं, फिर नीचे इसकी रिपोर्ट लिखेंगे पूरी। नेविगेटर्स में जाके कंपनी की प्रैक्टिस करनी हो या कंसोलिडेशन की, दोनों में से जब दिल करे स्प्रेडशीट खोलो और उस पर प्रैक्टिस शुरू कर दो। सही है। इस एक्सेल पे करने की वजह इसी से नहीं, ये पूरा सॉफ्टवेयर खुद बनवाया है, इसके अंदर लिमिटेड ऑप्शन है। सही है। रोज एंड कॉलम्स ऐड नहीं होते कभी भी, अगर भूल गए तो भूल गए। सही है। कट पेस्ट चलता है, सम चलता है, बाकी नहीं चल जाएगा, सम चलता है। अरे F2 सेट होता नहीं यार। हाँ, एक्सेल का ब्रैकेट में तो इसमें डालना पड़ता, इसकी चीजें सीख लेना। देखो देखो यहाँ पर बॉर्डर ये सब ऑप्शंस हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन। तो सम हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, लिंक का ऑप्शन है, लिंक का ऑप्शन क्या डालो कि जब वर्किंग कर रहे हो, वर्किंग के आंसर को अपने फॉर्मेट में लिंक करो, ताकि अगर गलती हो जाए तो सही हो जाए खुद भी ऑटोमेटिकली। तो ये आपका होगा इसका आउटर फेस, यहाँ पे हम सवाल करेंगे, यहाँ इसकी वर्किंग कर लिया करेंगे। सही है। तो क्लास प्रैक्टिस इसी पे करेंगे। और भी सवाल? बाकी ग्रुप में साथ ऐड नहीं है सब लोग ना, अभी ग्रुप तो बन गया, अभी आज का डेटा मिलेगा ना तो उसको ऐड करेंगे। तो इसमें देखो सब लोग कौन कौन रह गया, देखो बताओ जरा। 10, 11, 12, 13। अच्छा, किसी की आईडी भी अभी जनरेट नहीं हुई? कोई है आईडी बनेगी? सही है। बाकी आपके मोबाइल नंबर्स तो होंगे ना इनके पास? सही है। तो अगर किसी का नाम ऐड ना हो ना, कल देखो मैं इनको कहूंगा इन सबको जो है ना ग्रुप में डाल दो, ताकि मैं जैसे जैसे काम होता है ना मैं फाइल सेंड करता रहूँगा। सही है। रोजाना की क्लास की फाइल सेंड हो जाएगी डेली, इससे प्रैक्टिस कर लेना। हैंड आउट वैसे भी दूंगा क्लास में। ठीक है। और कोई सवाल है तो पूछिए। ऑडिट किस चीज का होता है? जिसकी इसकी ग्रिप होगी उसको वो बातें समझ में आएंगी, जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा ना, तो उसके जहन में स्टैंडर्ड घूम रहा होगा। तो ऐसी राय देता हूँ स्टूडेंट को, जब FR दे दो ना तो फिर ऑडिट उठा लो, बहुत फायदा होता है। जैसे कहते हैं ना F5 के बाद F9 देना चाहिए, दोनों मैनेजमेंट और थोड़ा सा वैसे मसला नहीं है। ऑडिट बिल्कुल नई चीज है, लेकिन स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद जाओगे ना तो हेल्प बहुत मिलेगी। वरना कर सकते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा रट्टा ऐसा लगे रट्टा लगा, टीचर समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं रट्टा लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जहन में वो स्टैंडर्ड ही नहीं है। वो उसके ऑडिट की बातें कर रहा है, मुझे समझ नहीं, क्योंकि मुझे उसके अकाउंटिंग को कभी किया ही नहीं मैंने। ऐसी समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसलिए देखो ACCA ने हायरार्की कितनी सही रखी है कि ऑडिट का पेपर F8 क्यों रखा, ताकि F7 दे दो पहले, नॉलेज लेकर आओ। SBR को पहले रखा, AAA को बाद में रखा। क्यों रखा भाई? ताकि SBR कंप्लीट स्टैंडर्ड्स की नॉलेज लेकर आओ, ताकि तुम्हें AAA बच्चा लगे भाई, अच्छा इसी का तो ऑडिट करना है। तो क्लियरिटी होगी तो ऑडिट कर लोगे। देखो हमारी दो फील्ड्स निकलती हैं मेन, या तो हम रिपोर्टिंग साइड पे चले जाते हैं डायरेक्टर लेवल, या तो हम ऑडिट साइड पे निकल जाते हैं। जहां हमें मजा आता है ना वहां निकल जाते हैं। कभी हमें ऑर्डर देने में मजा आता है, देखो भाई तुमने गलत किया, ऑडिटर, क्योंकि तुम्हें ज्यादा पता होता है इसके बारे में। और कभी हम क्लैरिकल वर्क में इतने परफेक्ट होते हैं कि भाई रिपोर्ट मैं बनाऊंगा, मैनेज मैं करूंगा, और कंपनी की प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। ये इंटरनल बंदा हो गया। अब आपकी मर्जी, आपको क्या बनना है। सही है। स्किल्स के बाद खुद ही देख लेना कि कहाँ पे दिमाग ज्यादा चल रहा है। सही है, फर्क पड़ता है, वो अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। कभी कभी उसको F9 पसंद आ जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पे सारा डिसीजन मेकिंग पड़ता है, तो उसको लगता है शायद मेरे में डिसीजन मेकिंग स्किल्स आते हैं बनिस्बत फॉलो करने के। अकाउंटिंग में फॉलो करते करते बोर हो जाता है बच्चा कभी कभी कंपनीज के अंदर, कहता है वही काम रट तो गया स्टैंडर्ड, अब क्या है इसमें। सही है भाई, तो पैसे कमाओ ना खामोशी से, क्या हो गया। और वैसे भी कंपनीज में तो जीरो पड़ते हैं, वैसे भी सबको पता है ना कि एक कंपनी होगी जो मिलियंस में चल रही होगी,
फिर आपकी जॉब दूसरी कंपनी में चले गई, वहां वो ट्रेलिंग में चल रही होगी, कोई नया रूल फॉलो कर रही होगी नहीं। बस ये फर्क होता है कि आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाती है उसमें, और तो कोई फर्क थोड़ी होता है। और कोई चीज कंफ्यूजन? देखो एक रिक्वेस्ट है सबसे कि स्टैंडर्ड में जो चीज समझ में नहीं आए ना, उसी वक्त कोई भी स्टूडेंट स्टॉप करके मुझे सर ये बात समझ में नहीं है, इससे पूरी क्लास का फायदा। कोई बंदा जो है ना, अच्छा ये बताओ फीस के बगैर कौन कौन बैठा हुआ है? सही है। देखो जब तक फीस नहीं दोगे ना, मोटिवेशन नहीं जाएगी, क्योंकि फीस देने के बाद कहते हैं अब इस फीस को पूरा करना है तो सवाल पूछने सर से, वैसे भी पूछोगे नहीं, सही है लेकिन फीस दे दोगे तो फिर होता है जहाँ पैसा जाता है ना, वहां पे फिर इंसान खुद ही जाता है। तो फिर पूछोगे कि सर ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्या वजह है इसकी, मुझे तो समझ में नहीं आई ये बात, मैं आपको 10 दफा बताऊंगा क्या है। और वैसे भी फीस दी ना तो पूछना है, शर्माने के लिए नहीं आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहे, पेपर देने आ रहे हैं। सही है। होमवर्क बहुत कम देता हूँ, एक आध सवाल देता हूँ, लेकिन वो करके वो भी नहीं आते। समझ में नहीं आ रहा क्यों? क्योंकि मैं देखो करके आओगे तो फायदा है। सही है। फिर उसके सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे, नुकसान नहीं है। पेपर बड़ा स्मूथ है, खुद की बेवकूफी से खराब नहीं करना। सही है। और कोई चीज खुद से कोई दिल में कोई सवाल, कोई क्यूरियोसिटी आ रही तो पूछ लो भाई। पैटर्न मैंने बता दिया आपको। पहले मैं इन्वेंटरी पढ़ाऊंगा, फिर एसेट रिलेटेड सारे स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, पहले 7 8 9 स्टैंडर्ड, और उसके बाद हम इतने काबिल हो जाएंगे कि हम एक आध CRQ क्लास के अंदर ना। कल होगी क्लास? कल नहीं है, थर्सडे है ना? हाँ कल नहीं, मैं बताऊंगा कब से। अच्छा ठीक, कोई सवाल नहीं है तो जा सकते। तो देखो जो एनरोल नहीं है ना, काइंडली एनरोल करा के अपना नंबर देके ना ग्रुप में आ जाओ। सही है, ताकि फिर मैं फाइल सेंड करूँ तो प्रॉब्लम नहीं। लोगों से मैंने फीडबैक लिया सब्जेक्ट के वाले सब्जेक्ट के लिए पढ़ने में ये मुश्किल होती है इम्प्लीमेंटेशन। वो जो बातें सुनी है पढ़ने के बाद देखते हैं कि जो उससे सुनाई है तुम्हें, वो तुम्हें सही गाइड किया गलत गाइड किया, उसको जज करना ना चाहिए। लोग कह रहे हैं इसका पेपर काफी मुश्किल है। तुमने पढ़ नहीं ये भी पढ़ा तो नहीं। उससे पहले कोई परसेप्शन बेकार, कंफ्यूजन। क्योंकि जो बच्चा अच्छा पढ़ा है, देखो ऐसे बच्चे भी जिनके 98 इसमें वैसे हो सकते हैं 90s में 98 आ रहे हैं बच्चे ने, 2 नंबर से रहेंगे, 2 नंबर से रह गया। हाँ ना, 98 तो आ गए थे उसके। 98 है। F7 पाकिस्तान पोजीशन में आती है उसकी, क्योंकि एक बच्चे के 99 आ गए। सही है। तो देखो ऐसा नहीं है, वो भी तो इंसान ही है ना। बस वो क्या था, वो बहुत ही सीरियस बच्चा था। मगर सर मेरा सर F1 F2 और F3 सर मैं भूल गया हूँ तकरीबन ना, मतलब समझना। अभी एक और स्टूडेंट आया था मेरे पास, मैंने उसको कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है जी, डेबिट क्रेडिट याद है? हाँ याद है। जब मैं किसी को एसेट कहूँ तो कहाँ लेके जाऊँ? डेबिट तो खत्म हो गई, मुझे और कुछ नहीं सिखाना। सही। स्टैंडर्ड के सवाल करो मेरे से, स्टैंडर्ड के सवाल करो, मैं वो क्लियर करूँ कि ये कहाँ जा रहा है। वो छोड़ दो, बैंक रिकंसिलिएशन ये छोड़ दो, हो गया ना भाई। और अगर तुम्हें कंपनी में क्लरिकल वर्क में जाना तो जाके रिवाइज कर लो किसी, तो मैनेजर और आगे के लेवल पे जाना है भाई, काम तो हम दूसरों से कराएंगे।
थैंक यू जी। और ये क्विक बुक सॉफ्टवेयर का क्या सीन है? क्या चीज? क्विक बुक सॉफ्टवेयर के बारे में बड़ा सुना जो इससे रिलेटेड है फाइनेंशियल। असल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। उसमें क्विक बुक भी है, नोट भी है, सैप भी है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब सारे ऑटोमेटेड है। उसको सिर्फ एंट्री, हाँ सैप तो बहुत जबरदस्त है, वो सारे ऑटोमेटेड है, बेकार है। सबसे वो अच्छा बिग कौन सा सैप है। हर जगह से असल में एक तो महंगा बहुत है सैप, ऊपर से उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कंपनी को सालों लग जाते हैं। सिर्फ इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर ही इतना खतरनाक है, फिर उसको पढ़ाई में 2.5 साल लगते हैं। सैप एक्सपर्ट जो है ना वो 2.5 साल का कोर्स है। और सैप ओरिएंटेशन मतलब ऊपर इंटरफेस जो है वो 6 महीने का कोर्स है। तो ऊपर से किसी को सीखना तो सीख ले जाके, बहुत से लोग करवा रहे हैं, लेकिन उसकी क्रिटिकलिटी हाँ पेपर है। अब आपने क्लियर किया ये 6 महीने में किया था शायद। वो था वो सिर्फ आउटर फेस था, वो इम्प्लीमेंटेशन था वो। बट आगे मैं तो जैसे बहुत ज्यादा कुछ यहाँ बताया कि 2.5 महीने का। सर सर मैंने देखा हुआ है वैसे असल तो वही है भाई। मेरे भाई जहाँ पर जॉब करते थे ना हाँ। तो सर लेके गए मतलब ना ऐसे ही उन्होंने मतलब एक इन्वायरमेंट दिखाने के लिए वहाँ मैं बैठा हूँ सैफ वगैरह में ये वो, मतलब जितना बोलते हैं मुश्किल है उतना वो लग नहीं रहा था। अकाउंटेंट के लिए तो आसान है क्योंकि उसका बैकग्राउंड है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसको आईटी से जोड़ दिया तो कामयाब। बिल्कुल वो बस अच्छा है, मजेदार है वो, अच्छा है भैया। अरे जज़ाकल्लाह। हम्म